हेलो एवरीवन, राधे राधे। इस लेक्चर में मैं आपको मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स के सारे प्रोविजन डिटेल में रिवाइज करवाने वाला हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी को एक कैलेंडर ईयर में कितनी मीटिंग करनी पड़ेगी। तो प्राइवेट कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं करी अंडर सेक्शन 92 एंड 137 और जो कि एक स्टार्टअप कंपनी है, उसके अलावा 1% कंपनी एक्सेप्ट ओपीसी जिसमें केवल एक डायरेक्टर है, स्मॉल कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी, इनको ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर में एटलीस्ट एक मीटिंग करनी पड़ेगी। ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी से जून एंड जुलाई से दिसंबर, इन दोनों हाफ में एटलीस्ट एक मीटिंग करनी पड़ेगी। और इन दोनों मीटिंग के बीच में 90 डेज से कम दिन का गैप नहीं होना चाहिए, या तो 90 डेज या फिर उससे ज्यादा दिन का गैप होना चाहिए, इससे कम गैप नहीं होना चाहिए। उसके बाद में सेक्शन 8 कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं करी अंडर सेक्शन 92 एंड 137, उसको एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स में एटलीस्ट एक मीटिंग करनी पड़ेगी। अब जैसे हम देखते हैं जनवरी से जून ये 6 कैलेंडर मंथ्स हैं, तो इसमें कंपनी को एटलीस्ट एक मीटिंग करनी पड़ेगी। लेट्स से कंपनी ने फरवरी में एक मीटिंग करी। अब मार्च से अगस्त भी 6 कैलेंडर मंथ्स है, तो इस पीरियड में भी कंपनी को एटलीस्ट एक मीटिंग करनी पड़ेगी। लेट्स से कंपनी ने मई में एक मीटिंग करी। अब जून से लेकर नवंबर भी 6 कैलेंडर मंथ्स है, तो कंपनी को इस पीरियड में भी एटलीस्ट एक मीटिंग करनी पड़ेगी। लेट्स से कंपनी ने अक्टूबर में एक मीटिंग करी। अब जुलाई से लेकर दिसंबर भी 6 कैलेंडर मंथ्स है, तो कंपनी को इसमें एक और मीटिंग करनी पड़ेगी क्या? नहीं, इसमें एक और मीटिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अक्टूबर में ऑलरेडी एक मीटिंग हो रखी है और वो इस पीरियड में फॉल करता है, तो उस केस में कंपनी को एक और मीटिंग नहीं करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ? एवरी बंच ऑफ 6 कैलेंडर मंथ्स में एटलीस्ट एक मीटिंग करनी पड़ेगी सेक्शन 8 कंपनी को, जिसने डिफॉल्ट नहीं करा अंडर सेक्शन 92 एंड 137। और इसके अलावा बाकी सारी कंपनीज को उनकी फर्स्ट मीटिंग विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन करनी पड़ेगी, और सब्सिक्वेंट मीटिंग एक कैलेंडर ईयर में एटलीस्ट 4 करनी पड़ेगी, और 2 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग के बीच में 120 डेज से ज्यादा दिन का गैप नहीं होना चाहिए। 120 डेज या फिर उससे कम दिन का गैप होना चाहिए। अब डायरेक्टर्स कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग में? या तो इन पर्सन मतलब फिजिकली अटेंड कर सकते हैं बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, या फिर अदर ऑडियो विजुअल मींस के थ्रू भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग के प्रोविजंस। यहाँ पे क्या बोला कि कंपनी को अपने सारे डायरेक्टर्स को उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे नोटिस ऑफ बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग भेजना पड़ेगा एटलीस्ट 7 डेज बिफोर मीटिंग। कैसे? या तो हैंड डिलीवरी से, या फिर पोस्ट से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन से। अब क्या शॉर्टर नोटिस में मीटिंग बुलाई जा सकती है क्या? मतलब वही हमने देखा कि एटलीस्ट 7 डेज बिफोर मीटिंग नोटिस भेजना पड़ेगा, तो कम नंबर ऑफ डेज पहले नोटिस भेज के क्या मीटिंग बुलाई जा सकती है? 7 डेज से कम नंबर ऑफ डेज पहले नोटिस भेज के क्या मीटिंग बुलाई जा सकती है? तो यहाँ पे बोला हाँ, शॉर्टर नोटिस में मीटिंग बुलाई जा सकती है, प्रोवाइडेड उस मीटिंग में आप अर्जेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन डिस्कस करने वाले हो, और उसके अलावा उस मीटिंग में एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट रहेगा। अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो उस मीटिंग में आपने जितने भी डिसीजंस लिए वो कब फाइनल होंगे? वो फाइनल होंगे जब एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उन डिसीजंस को रेटिफाई कर देता है। अब ऑफिसर जिसकी ड्यूटी थी सारे बोर्ड डायरेक्टर्स को नोटिस भेजने की, अगर वो अपनी ड्यूटी से कंप्लाई नहीं करता है, फेल कर देता है, तो इसमें उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी ₹25,000 की। और कंपनी को नोटिस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग के थ्रू सारे डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उनके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। और जो डायरेक्टर जिसको अटेंड करनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू मीटिंग, उसको अपना इंटेंशन कम्युनिकेट करना पड़ेगा चेयरपर्सन और सीएस ऑफ कंपनी को, ताकि वो अरेंजमेंट्स कर पाए मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू कराने के लिए। अब जिस पर्सन ने एक बार अपना इंटेंशन कम्युनिकेट कर दिया, क्या वो पर्सन फिर इन पर्सन मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर इन पर्सन जाएगा तो फिर वो इन पर्सन भी मीटिंग अटेंड कर सकता है। इट डज नॉट डिबार हिम टू अटेंड मीटिंग इन पर्सन। अब कोई डायरेक्टर है, उसको पता है कि अगले 1 साल वो पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू ही मीटिंग अटेंड करने वाला है, तो वो पूरे साल भर के लिए पहले ही अपना इंटेंशन कम्युनिकेट कर सकता है। कब? बिगिनिंग ऑफ कैलेंडर ईयर में। और जो कम्युनिकेशन करेगा ना, वो वैलिड रहेगा 1 साल के लिए। कितने टाइम तक के लिए? 1 साल तक के लिए वो वैलिड रहेगा। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोसीजर फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग, जो कि हो रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू। यहाँ पे क्या बोला? चेयरपर्सन ऑफ मीटिंग या फिर सीएस जो है उसको इंश्योर करना पड़ेगा इंटीग्रिटी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग। इंटीग्रिटी मतलब फॉर एग्जांपल कि बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग में केवल डायरेक्टर्स ही मीटिंग अटेंड कर रहे हैं ना, कोई डायरेक्टर के अलावा कोई और पर्सन तो मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है ना, और मीटिंग सही से हो रही ना, ये इंश्योर करना पड़ेगा चेयरपर्सन ऑफ मीटिंग और सीएस को। उसके अलावा उनको प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और मिनट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। उसके अलावा उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा उन डायरेक्टर्स का नाम जो कि मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है, और अगर ये काम सीएस कर रहा है तो उसको ये काम फिर परमिशन ऑफ चेयरपर्सन के साथ करना पड़ेगा। अब अगर कोई भी स्टेटमेंट इंटरप्ट या फिर गार्बल हो जाता है, मतलब सुनाई नहीं दे रहा इन शॉर्ट, तो उस केस में चेयरपर्सन ऑफ मीटिंग या फिर सीएस उस डायरेक्टर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज आप अपना स्टेटमेंट रिपीट कर दो। और जो चेयरपर्सन ऑफ मीटिंग है ना, वो कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग मतलब मीटिंग के स्टार्ट में रोल कॉल लेगा, मतलब अटेंडेंस लेगा, और जैसे ही कोई डिसीजन लिया जा रहा है किस आइटम पे, तो उस आइटम का डिसीजन की समरी अनाउंस करेगा। जैसे ही वो आइटम पे डिसीजन लिया गया, उसकी समरी अनाउंस करेगा चेयरपर्सन ऑफ मीटिंग।
अब हम डिस्कस करते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। यहाँ पे क्या बोला गया, जैसे ही मीटिंग हुई उसके 15 डेज के अंदर अंदर ड्राफ्ट मिनट सर्कुलेट किए जाएंगे सारे डायरेक्टर्स को। भले वो डायरेक्टर उस मीटिंग में आए थे नहीं आए थे, सारे डायरेक्टर्स को ड्राफ्ट मिनट सर्कुलेट किए जाएंगे। और जैसे ही ड्राफ्ट मिनट्स मिले उसके 7 डेज के अंदर अंदर उन डायरेक्टर्स को जो मीटिंग में आए थे उनको कमेंट करना पड़ेगा कि जो ड्राफ्ट मिनट्स है एक्यूरेट है या फिर नहीं है। अब जैसे ही मिनट्स फाइनल हुए उसको साइन करेगा एक चेयरपर्सन, और चेयरपर्सन के साइन करने के बाद में उनको एंटर कर दिया जाएगा मिनट्स की बुक में। अब वेन्यू ऑफ मीटिंग क्या रहेगा? सर वेन्यू ऑफ मीटिंग तो वही रहेगा ना जहां पे लोग आके मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वो हो गया वेन्यू ऑफ मीटिंग। बट अगर जो मीटिंग है वो केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर अदर ऑडियो विजुअल मीन से हो रही, मतलब सब लोग अलग अलग जगह से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कोई घर से कर रहा है कोई ऑफिस से कर रहा है, तो उस केस में वेन्यू क्या रहेगा मीटिंग का? तो यहाँ पे बोला आपने जो नोटिस ऑफ बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग दिया होगा ना, उसमें जो आपने शेड्यूल्ड वेन्यू बताया होगा, हम मान लेंगे कि वही वेन्यू ऑफ मीटिंग है, वही वेन्यू ऑफ मीटिंग है। अब स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स अगर किसी बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग में साइन करने हैं, तो जो डायरेक्टर्स मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर अदर ऑडियो विजुअल मींस के थ्रू, तो हम कैसे माने कि उन्होंने साइन कर दिया रजिस्टर को? तो इस केस में यहाँ पे बोला है कि अगर वो अपना कंसेंट दे देते हैं तो हम मान लेंगे कि उन्होंने साइन कर दिया इन स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स को। अब हम डिस्कस करते हैं कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग। कोरम का मतलब क्या होता है? कोरम का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो कि मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए, तब जाके हम मानेंगे कि मीटिंग वैलिड है। अगर इतने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में नहीं आते हैं तो इस केस में मीटिंग हो जाएगी एडजर्न, मीटिंग हो जाएगी पोस्टपोन नेक्स्ट वीक में सेम डेट टाइम एंड प्लेस पे। अब जो मीटिंग में जो लोग आ रहे हैं, जो कोरम है, उसमें हम किन किन लोगों को काउंट करेंगे? जो इन पर्सन आ रहे हैं उनको, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले को, या फिर अदर ऑडियो विजुअल मीडिया वाले को, या फिर जो भी लोग जो भी अटेंड करें किसी भी मोड से, उनको किसी भी मोड से अगर डायरेक्टर अटेंड करे ना, उन सबको हम कोरम में काउंट करने वाले, उन सबको हम कोरम में काउंट करेंगे। अब कोरम का कैलकुलेशन हम देखते हैं। अब सबसे पहले कोरम फॉर बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग हम सेक्शन 8 कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं करी अंडर सेक्शन 92 एंड 137 उसके लिए देखते हैं। यहाँ पे कोरम का नंबर क्या है? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे हायर ऑफ 2 मेंबर्स और 25% ऑफ टोटल मेंबर्स। अब उसमें से जो भी हायर है उसको हम कंपेयर करेंगे 8 मेंबर से। अब विचएवर इज लोअर होगा सेक्शन 8 कंपनी का कोरम, सेक्शन 8 कंपनी का कोरम। और उसके अलावा बाकी सारी कंपनीज में कोरम क्या रहेगा? 2 डायरेक्टर्स और 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स विचएवर इज हायर। अब अगर कोरम में फ्रैक्शन आता है तो हम हमेशा फ्रैक्शन को अपर राउंड ऑफ करेंगे, फ्रैक्शन शैल बी राउंडेड ऑफ एज 1। अब अगर किसी डायरेक्टर या मेंबर की सीट पे वैकेंसी है तो उसको हम टोटल डायरेक्टर्स या फिर मेंबर्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कंपनी में 12 डायरेक्टर्स की सीट है बट 2 की सीट पे वैकेंसी है, तो उस केस में हम टोटल डायरेक्टर्स या मेंबर्स में 10 लेंगे, ना कि 12। कितना लेंगे? 10। अब एओए के थ्रू कंपनी हायर कोरम बता सकती है बट लोअर कोरम नहीं बता सकती, मतलब जितना कंपनी की इस कोरम आ रहा है उससे हायर कोरम बता सकती है, उससे लोअर कोरम नहीं बता सकती कंपनी अपने एओए के थ्रू। अब अगर कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स 2/3 या फिर उससे ज्यादा हो जाते हैं टोटल डायरेक्टर्स के, इंटरेस्टेड डायरेक्टर कौन से? सेक्शन 184 के अकॉर्डिंग इंटरेस्टेड डायरेक्टर अगर 2/3 या फिर उससे ज्यादा हो जाते हैं टोटल डायरेक्टर्स से, तो उस केस में उस मीटिंग में जितने भी डायरेक्टर्स है, जितने भी नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर आए हैं, हम मान लेंगे कि वही मीटिंग का कोरम है। बट कम से कम 2 तो होने चाहिए, कम से कम 2 तो नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या होगा? कोरम कम से कम 2 तो रहेगा ही, एक डायरेक्टर कभी भी कोरम नहीं बना सकता। हम डिस्कस करते हैं अदर पॉइंट्स कि कोरम जो है ना वो थ्रू आउट द मीटिंग प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रेजोल्यूशन के टाइम पे प्रेजेंट है और बाकी रेजोल्यूशन के टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, वो कोरम थ्रू आउट द मीटिंग प्रेजेंट होना चाहिए। हम डिस्कस करते हैं अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बिलो कोरम हो जाते हैं, बिलो कोरम हो जाते हैं मतलब हमने अभी क्या देखा था, हर केस में मिनिमम 2 तो कोरम रहने वाला है। बट अब समझो कि कंपनी में केवल एक डायरेक्टर बचा, बाकी सब निकल गए कंपनी से, तो उस केस में जो कंटिन्यूइंग डायरेक्टर है ना, जो कंटिन्यूइंग डायरेक्टर है वो क्या कर सकता है? वो जनरल मीटिंग बुला सकता है और ताकि डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सके, या फिर वो खुद से एडिशनल डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्रीज करने के लिए। अब अगर कोरम मीट नहीं होता है तो इस केस में मीटिंग एडजर्न हो जाएगा, मतलब पोस्टपोन हो जाएगा नेक्स्ट वीक में सेम डे टाइम एंड प्लेस पे, नेक्स्ट वीक में सेम डे टाइम एंड प्लेस पे। अगर वो नेक्स्ट वीक में जो सेम डे है वो नेशनल हॉलिडे है, तो फिर नेक्स्ट सक्सीडिंग डे जो कि नेशनल हॉलिडे नहीं है, और संडे एक नेशनल हॉलिडे नहीं होता, मतलब अगर आज फ्राइडे तो नेक्स्ट फ्राइडे पे शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट फ्राइडे अगर नेशनल हॉलिडे है तो उसके उसमें सैटरडे पे शिफ्ट हो जाएगा, और सैटरडे भी नेशनल हॉलिडे तो संडे पे शिफ्ट हो जाएगा। बट संडे पे हो सकती मीटिंग, संडे नेशनल हॉलिडे नहीं होता है। अब हम डिस्कस करते हैं डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। यहाँ पे क्या बोला कि कंपनी में जो डायरेक्टर है ना उसको अपना कंसर्न और इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कंपनी को फॉर्म एनबीपी 1 में। कंसर्न और इंटरेस्ट मतलब फॉर एग्जांपल वो जो पर्सन है, वो जो डायरेक्टर है, वो किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर है, या फिर वो किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड करता है, फिर वो किसी फॉर्म में पार्टनर है, या फिर वो किसी एंटिटी का ओनर है,
कोई भी उसका कंसर्न और इंटरेस्ट है उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कंपनी को जिसमें वो डायरेक्टर है। कौन से फॉर्म में? फॉर्म एमबीपी 1 में। और कब डिस्क्लोज करना पड़ेगा? विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट और रिलिंग्विशमेंट ऑफ ऑफिस। जैसे वो अपॉइंट हुआ उसके 30 डेज के अंदर, और जैसे वो ऑफिस से निकल रहा है उसके भी 30 डेज के अंदर। उसके बाद में फर्स्ट बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग जो वो अटेंड कर रहा है इस डायरेक्टर, और जो फर्स्ट बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग हो रही है हर फाइनेंशियल ईयर की, उसमें भी उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और जैसे ही उसके कोई भी डिस्क्लोजर में चेंज हो रहा है उसके बाद जो फर्स्ट बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग हो रही है उसमें भी उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। चेंज हो रहा है फॉर एग्जांपल, समझो वो किसी नई कंपनी में डायरेक्टर बन गया, या फिर वो जिस कंपनी में पहले डायरेक्टर था वो उस कंपनी में डायरेक्टर नहीं रहा, या फिर किसी फर्म में नई फर्म में पार्टनर बन गया, पुरानी फर्म से पार्टनर से हट गया, कुछ भी अगर चेंज हो रहा है उसके डिस्क्लोजर में तो उसको फिर फर्स्ट बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग जो उसके बाद हो रही है उसमें वापस डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अभी जो डिस्क्लोजर है इसको रखा जाएगा रजिस्टर्ड ऑफिस में, किसकी कस्टडी में? सीएस और पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड डायरेक्टर की कस्टडी में। और इस डिस्क्लोजर को कितने टाइम तक प्रिजर्व किया जाएगा? इसको प्रिजर्व किया जाएगा 8 इयर्स फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच इट रिलेट्स। इसको प्रिजर्व किया जाएगा 8 इयर्स फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच इट रिलेट्स। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, अगर डिस्क्लोजर किया गया 1 Feb 2024 को, तो इसके एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 8 इयर्स तक इसको प्रिजर्व किया जाएगा। इसका एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कब है? इसका एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च 2024। अब इससे 8 इयर्स तक इसको प्रिजर्व किया जाएगा, मतलब 31 मार्च 2032 तक इसको प्रिजर्व किया जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। स्पेसिफिक डिस्क्लोजर में क्या बोला है कि अगर कंपनी के डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, समझो बॉडी कॉर्पोरेट में वो दूसरे डायरेक्टर्स के साथ मिलके मोर देन 2% शेयर होल्डिंग होल्ड करता है, या फिर वो जो डायरेक्टर है वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट में प्रमोटर, मैनेजर है, फिर सीईओ है, या फिर किसी एंटिटी में पार्टनर, ओनर या फिर मेंबर है, तो उस केस में अगर इन बॉडी कॉर्पोरेट और एंटिटी के साथ में कंपनी एंटर कर रही कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में, तो उस केस में उस डायरेक्टर को अपना कंसर्न और इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कंपनी को। तो कंसर्न इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कंपनी को। कब डिस्क्लोज करना है? उस बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग में डिस्क्लोज करना है जिसमें हम ये कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट डिस्कस करने वाले ना, उस बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग में इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपना इंटरेस्ट। अब समझो वो जो डायरेक्टर था ना वो पहले इंटरेस्टेड नहीं था, वो बाद में इंटरेस्टेड हो गया। पहले इंटरेस्टेड नहीं था मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में एंटर कर रही थी कंपनी उस टाइम पे इंटरेस्टेड नहीं था, बट बाद में इंटरेस्टेड हो गया। तो उस केस में उसको कब डिस्क्लोज करना है? उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा जैसे ही वो इंटरेस्टेड हो गया, या फिर फर्स्ट बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग जो उसके इंटरेस्टेड होने के बाद हो रही है उसमें उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और डिस्क्लोज करने के बाद वो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, और पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो वोट तो वैसे भी नहीं कर पाएगा मीटिंग में। अब यहाँ पे एक एग्जेम्पशन है प्राइवेट कंपनी के लिए जिसने डिफॉल्ट नहीं करी अंडर सेक्शन 92 एंड 137। इसको क्या बोला कि आपके जो डायरेक्टर्स हैं वो अगर डिस्क्लोज कर देते हैं अपना इंटरेस्ट तो उसके बाद में वो मीटिंग में पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे और मीटिंग में वोट भी कर पाएंगे। और अगर कोई जो डायरेक्टर है वो अपना कंसर्न और इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं कर रहा है तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट जिसमें कंपनी एंटर करी वो वॉइडेबल रहेगा एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी। अब हम डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 8 कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं करी 92 एंड 137 सेक्शन में, तो उस केस में स्पेसिफिक डिस्क्लोजर कब रिक्वायर्ड है? स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है केवल और केवल ट्रांजैक्शंस अंडर सेक्शन 188 के लिए। 188 में कौन से ट्रांजैक्शंस है? 188 में है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग ₹1 लाख के केस में ही स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है सेक्शन 8 कंपनी में जिसने डिफॉल्ट नहीं करी अंडर सेक्शन 92 एंड 137। अब क्या डायरेक्टर को अपने रिलेटिव का भी कंसर्न इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा? क्या यहाँ पे बोला नहीं, डायरेक्टर को अपने रिलेटिव का कंसर्न इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करना है, उसको केवल खुद का कंसर्न और इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, समझो डायरेक्टर का सन किसी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट या फिर एंटिटी में इंटरेस्टेड है जिसके साथ में कंपनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में एंटर कर रही है, तो इस केस में डायरेक्टर को उसके सन का इंटरेस्ट भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्या? यहाँ पे बोला नहीं, डायरेक्टर को उसके सन का इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करना है, बट अगर वो खुद इंटरेस्टेड है तो डिस्क्लोज कर देना। अब अगर डायरेक्टर इस सेक्शन में कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी ₹1 लाख की। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अरेंजमेंट्स। यहाँ पे क्या बोला, हर कंपनी को मेंटेन करना पड़ेगा रजिस्टर्ड फॉर्म एमबीपी 4 में उनके रजिस्टर्ड ऑफिस में। उस रजिस्टर में क्या लिखा जाएगा, उस रजिस्टर में क्या एंटर किया जाएगा, उस रजिस्टर में जो भी डिस्क्लोजर डायरेक्टर कराना है, भले जनरल डिस्क्लोजर या फिर स्पेसिफिक डिस्क्लोजर सेक्शन 184 में, उसके पर्टिकुलर्स इस रजिस्टर में एंटर किए जाएंगे। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट जो कंपनी एंटर करी, मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स है, रिलेटेड पार्टी अंडर सेक्शन 188 वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स हैं, उनके पर्टिकुलर्स भी इस रजिस्टर में एंटर किए जाएंगे। अब कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स के पर्टिकुलर रजिस्टर में एंटर नहीं किए जाएंगे, तो अब समझो सेल और परचेज ऑफ गुड्स, मटेरियल्स और सर्विसेज, अगर पूरे साल के इन ट्रांजैक्शंस को मिला के अगर लेस देन इक्वल्स ₹5 लाख है तो इसको रजिस्टर में एंटर नहीं किया जाएगा। या फिर अगर बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स में बिल्स कलेक्ट कर रही है तो उसको भी रजिस्टर में एंटर नहीं किया जाएगा। अब रजिस्टर में एंट्रीज कैसे की जाएगी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और इसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा सीएस और पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और एक बार रजिस्टर अपडेट हो गया ना, उस रजिस्टर को फिर प्लेस किया जाएगा नेक्स्ट बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग में, और उसके बाद में जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस मीटिंग में प्रेजेंट है उनको साइन करना पड़ेगा इस रजिस्टर पे। और उसके बाद में क्या बोला है, रजिस्टर कहाँ पे किसकी कस्टडी में रखा जाएगा, रजिस्टर रखा जाएगा सीएस और पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड डायरेक्टर की कस्टडी में, और इसको प्रिजर्व किया जाएगा परमानेंटली, प्रिजर्व किया जाएगा परमानेंटली।
अब हम डिस्कस करते हैं इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर। यहाँ पे क्या बोला कि रजिस्टर को इंस्पेक्शन के लिए ओपन रखा जाएगा, कब? ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। कहां पे ओपन रखा जाएगा ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स? क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस पड़ा है तो कोई भी पर्सन आके रजिस्टर्ड ऑफिस पे ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स इस रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकता है, और हर एजीएम पे भी हम इसको प्रेजेंट करेंगे तो एजीएम पे आके भी इसको इंस्पेक्ट किया जा सकता है। और मेंबर्स एक्सट्रैक्ट और कॉपी रजिस्टर की मांग सकते हैं, और कंपनी को विद इन 7 डेज उस मेंबर को एक्सट्रैक्ट और कॉपी देना पड़ेगा, और उस एक्सट्रैक्ट और कॉपी के लिए कंपनी मेंबर से मैक्सिमम ₹10 पर पेज तक चार्ज कर सकती है। अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है इस सेक्शन में तो डायरेक्टर के ऊपर पेनल्टी लगेगी ₹25,000 की। अब हम डिस्कस करते हैं पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन को हम रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से पास कर रहे हैं बजाय बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग के। अब रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से बोर्ड डायरेक्टर रेजोल्यूशन क्यों पास होता है? ताकि सेव किया जाए टाइम और कॉस्ट ऑफ कॉलिंग बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग। और रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से केवल वो डिसीजंस लिए जाते हैं, वो बोर्ड डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए किया जाता है ताकि टाइम और कॉस्ट बचा जाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग बुलाने का। अब अगर रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में एटलीस्ट 1/3 डायरेक्टर, कितने? एटलीस्ट 1/3 डायरेक्टर अगर बोल देते हैं कि ये रेजोल्यूशन को आप बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग में डिसाइड करो, तो उस केस में चेयरपर्सन को ये रेजोल्यूशन बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग में डिसाइड करना पड़ेगा, ना कि रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से। बट जो एटलीस्ट 1/3 डायरेक्टर्स है ना, इनको यही चीज बोलनी पड़ेगी उस रेजोल्यूशन के पास होने से पहले। रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास हो जाए उससे पहले इनको बोलना पड़ेगा। अब रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास कैसे होता है? हम मान लेंगे कि रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास हो गया अगर सर्कुलेट हो रहा है ड्राफ्ट में सारे डायरेक्टर्स को और मेंबर्स को कमिटी के उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे इंडिया में हैंड डिलीवरी के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू या फिर कुरियर के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू, और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स जो कि एलिजिबल हैं वो अगर अप्रूव कर देते हैं इस रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन को, तो इस केस में हम मान लेंगे कि रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास हो चुका है, ये अप्रूव हो चुका है। अब जैसे ही रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास हुआ उसके बाद में इसको नेक्स्ट बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग या फिर नेक्स्ट कमिटी मीटिंग के मिनट्स का पार्ट बनाया जाएगा। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं कि समझो कंपनी में 14 डायरेक्टर्स, हम रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन अगर पास कर रहे हैं तो हम कब मानेंगे कि रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास हुआ? अगर मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं इसको, मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स जो कि एलिजिबल है अगर वो अप्रूव करते हैं तो उस केस में हम मानेंगे कि रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास हो गया। मेजॉरिटी मतलब ग्रेटर देन 50%। 14 डायरेक्टर्स का ग्रेटर देन 50% कितना होगा? 8 डायरेक्टर्स। अगर 8 डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं उस केस में हम मानेंगे कि रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास हो गया। और बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग में इस रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन को कब लेके जाएगा बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग में? अगर एटलीस्ट 1/3 डायरेक्टर्स बोलते हैं कि इसको बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग में कंसीडर करो। एटलीस्ट 1/3 मतलब 5 डायरेक्टर्स। बट इन 5 डायरेक्टर्स को कब बोलना पड़ेगा? जब 8 डायरेक्टर्स अप्रूव करें ना, उससे पहले इन 5 डायरेक्टर्स को बोलना पड़ेगा, तब जाके हम इसको बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग में लेके जाएंगे। हमने यहाँ पे क्या देखा था कि डायरेक्टर्स जो कि एलिजिबल हैं उसका मेजॉरिटी अगर अप्रूव कर रहे हैं। एलिजिबल मतलब समझो जो लोग वोट कर सकते हैं। अभी हमने क्या देखा था? इंटरेस्टेड डायरेक्टर वोट नहीं कर पाएंगे, तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर एलिजिबल डायरेक्टर्स में नहीं आएंगे। एलिजिबल डायरेक्टर्स मतलब जो लोग वोट कर सकते हैं उसके मेजॉरिटी अगर अप्रूव कर देते हैं तो। अब हम डिस्कस करते हैं पावर्स ऑफ बोर्ड डायरेक्टर। यहाँ पे क्या बोला कि कंपनी की जितनी भी पावर्स है ना, कंपनी की सारी पावर्स एक्सरसाइज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंटाइटल्ड है। कंपनी की सारी पावर्स एक्सरसाइज करने के लिए, एक्सेप्ट जिन पावर्स के लिए हमने बोला हुआ है कि इनके लिए शेयर होल्डर्स का जनरल मीटिंग में अप्रूवल लगेगा, मतलब ओआर या फिर एसआर से अप्रूवल लगेगा। उसके अलावा सारी पावर्स एक्सरसाइज करने के लिए बोर्ड डायरेक्टर एंटाइटल्ड है कंपनी की। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हम डिस्कस करेंगे, इन पावर्स को केवल और केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग के थ्रू ही एक्सरसाइज कर सकता है, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के थ्रू एक्सरसाइज नहीं कर सकता। कौन सी पावर्स? सबसे पहले अगर उसको सिक्योरिटीज इशू करनी है या फिर बायबैक ऑथराइज करना है या फिर कॉल्स करने हैं शेयर होल्डर से या फिर मनी बोरो करनी है या फिर लोन्स गारंटी या फिर सिक्योरिटी देनी है या फिर कंपनी का फंड इन्वेस्ट करना है या फिर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देना है या फिर केएमपी को अपॉइंट या फिर रिमूव करना है या फिर इंटरनल एंड सेक्रेटरी ऑडिट को अपॉइंट करना है या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड्स रिपोर्ट अप्रूव करवाने हैं या फिर बिजनेस डाइवर्सिफाई के लिए अप्रूवल चाहिए या फिर अमेलगमेशन अप्रूव कराना है या फिर किसी और कंपनी का टेक ओवर अप्रूव कराना है। ये पावर्स केवल और केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग के थ्रू यूज की जा सकती है, एक्सरसाइज की जा सकती है। रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के थ्रू एक्सरसाइज नहीं की जा सकती। अब हमको नोट्स में क्या बोला कि बैंकिंग कंपनीज को रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग में। किन चीजों के लिए? अगर वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है ऑर्डिनरी कोर्स में, या फिर वो बोरो कर रही है पैसा या फिर डिपॉजिट कर रही है पैसा किसी और बैंकिंग कंपनी के साथ में, तो उस केस में रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग में। और उसके अंदर बोला कि सेक्शन 8 कंपनी के केस में जिसने डिफॉल्ट नहीं किया अंडर सेक्शन 92 एंड 137, उस केस में बी, सी और डी वाली जो पावर्स हैं उसको रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के थ्रू भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। बी, सी और डी वाली पावर्स कौन सी थी? कि अगर कंपनी को पैसा बोरो करना है या फिर गारंटी और सिक्योरिटी या फिर लोन देना है या फिर कंपनी का फंड कहीं इन्वेस्ट करना है, ये पावर्स को सेक्शन 8 कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं किया वो यूज कर सकता है, वो एक्सरसाइज कर सकता है बाय रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन।
अब जो पावर्स बी और सी में थी ना, उसको डेलीगेट की जा सकती है। किसको डेलीगेट कर सकते हैं? डेलीगेट की जा सकती है उनको कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स को, या फिर एमडी को, या फिर मैनेजर को, या फिर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ कंपनी को, या फिर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ब्रांच को। अब ये बी और सी में कौन सी पावर्स थी? बी और सी में पावर्स थी कि कंपनी को अगर पैसा बोरो करना है या फिर कंपनी को अगर लोन गारंटी या फिर सिक्योरिटी देनी है तो उन पावर्स को डेलीगेट किया जा सकता है। बट जो शेयर होल्डर्स है ना, वो अब कैसे रेस्ट्रिक्शन या फिर कैसे बोर्ड डायरेक्टर की पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बोला शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर्स एक्सरसाइज कर पाएंगे 3 केस में। अगर बोर्ड डायरेक्टर्स मालाफाइड एक्ट कर रहे हैं, मालाफाइड एक्ट कर रहे हैं मतलब कंपनी का नुकसान करवा के खुद का फायदा करवा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मालाफाइड एक्ट कर रहे हैं। अगर मालाफाइड एक्ट कर रहे हैं तो उस केस में शेयर होल्डर्स बोर्ड डायरेक्टर की सारी पावर्स एक्सरसाइज कर पाएंगे, या फिर सारे डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हो गए किसी ट्रांजेक्शन में तो उस केस में भी शेयर होल्डर्स बोर्ड डायरेक्टर की पावर एक्सरसाइज कर पाएंगे, या फिर मैनेजमेंट में डेडलॉक आ गया। डेडलॉक आ गया मतलब मैनेजमेंट आपस में बातें नहीं कर रहा है और कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो इस केस में शेयर होल्डर्स बोर्ड डायरेक्टर की सारी पावर्स एक्सरसाइज कर पाएंगे। बट शेयर होल्डर्स कभी भी प्रायर एक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इनवैलिडेट नहीं कर पाएंगे कोई नया रेगुलेशन बना के जनरल मीटिंग में। हम यहाँ पे एग्जांपल से देखते हैं कि समझो बोर्ड डायरेक्टर ने कुछ काम किया था 1 जनवरी 2025 को और एक नया रेगुलेशन बनाया शेयर होल्डर्स ने 1 फरवरी 2025 को, और ये 1 फरवरी 2025 वाला जो रेगुलेशन है ना, अगर ये पहले होता तो ये जो 1 जनवरी 2025 को जो काम किया, जो एक्ट किया बोर्ड डायरेक्टर ने, वो इनवैलिडेटेड रहता, वो गलत रहता। बट सिंस ये 1 फरवरी 2025 को बनाया है तो ये रेगुलेशन का केवल और केवल प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहेगा, और इसके बेसिस पे जो बोर्ड डायरेक्टर ने पहले काम कर चुके हैं 1 जनवरी 2025 को, वो इनवैलिडेट नहीं हो सकते, वो इनवैलिडेट नहीं हो सकते। अब हम डिस्कस करते हैं रेस्ट्रिक्शंस ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पे क्या बोला कि अब जो हम यहाँ पे पावर्स डिस्कस करेंगे ना, इनके लिए, इन ट्रांजैक्शंस के लिए बोर्ड डायरेक्टर का रेजोल्यूशन तो पास करना ही है, बट उसके साथ में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हो, इन ट्रांजैक्शंस को कर सकते हो, वरना आप इन ट्रांजैक्शंस को नहीं कर पाओगे। हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस की यहाँ बात हो रही है। सबसे पहला, अगर कंपनी को पैसा बोरो करना है, मनी बोरो करना है, और उस केस में अगर मनी टू बी बोरोड प्लस मनी ऑलरेडी बोरोड एक्सीड करता है पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम में, तो उस केस में कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन के साथ में स्पेशल रेजोल्यूशन भी रिक्वायर्ड है, स्पेशल रेजोल्यूशन भी रिक्वायर्ड है। बट हम जो बोरो मनी बोल रहे हैं ना, यहाँ पे मनी टू बी बोरोड प्लस मनी ऑलरेडी बोरोड, इसमें हम टेम्परेरी लोन इंक्लूड नहीं करेंगे, टेम्परेरी लोन को इस लिमिट का पार्ट नहीं करेंगे। टेम्परेरी लोन मतलब ऐसा लोन जो कि कंपनी अपने बैंकर से ले रही है ऑर्डिनरी कोर्स में, और जो कि रीपेबल है ऑन डिमांड या फिर विद इन 6 मंथ्स, ऑन डिमांड या फिर विद इन 6 मंथ्स, जैसे कि कैश क्रेडिट अरेंजमेंट हो गया या फिर वर्किंग कैपिटल लोन हो गया, इस टाइप के लोन जो कि ऑन डिमांड या फिर विद इन 6 मंथ्स रीपेबल है, और किससे लिए हुए? बैंकर से लिए हुए ऑर्डिनरी कोर्स में। बट इसमें वो लोन इंक्लूड नहीं होते हैं जो कि कंपनी ने लिए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने लोन लिया है कोई कैपिटल एसेट, कोई फिक्स एसेट खरीदने के लिए, तो उसको हम टेम्परेरी लोन नहीं बोलेंगे और फिर उसको हम लिमिट में इंक्लूड करेंगे। अब अगर बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स में पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करी, उसको हम बोरोइंग ऑफ मनी नहीं मानेंगे, और एसआर जो पास हो रहा है यहाँ पे, उस एसआर के थ्रू शेयर होल्डर्स को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कितने अमाउंट तक कंपनी अमाउंट बोरो कर सकती है। अब अगर कंपनी बोरो करती है अमाउंट इन एक्सेस बिना एसआर पास करे, तो जिस जने ने पैसा दिया ना, जिस लेंडर ने पैसा दिया, उस लेंडर का डेट वैलिड नहीं रहेगा अनलेस वो प्रूव कर देता है कि उसने गुड फेथ में लोन दिया, उसने गुड फेथ में लोन दिया, तो उस केस में उसका डेट जो है वो वैलिड रहेगा। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल। समझो टाटा लिमिट ने मनी ऑलरेडी बोरो कर रखी ₹1 करोड़ की, अब उसको बोरो करनी है मनी। सबसे पहले वो वर्किंग कैपिटल लोन ले रहा है टाटा स्टील लिमिटेड से ₹50 लाख का, कैश क्रेडिट अरेंजमेंट में एंटर कर रहा है बैंक के साथ में ₹30 लाख के, और उसके अलावा अदर लोन ले रहा है जो कि टेम्परेरी लोन नहीं है ₹70 लाख के, और उसके अलावा पेड अप शेयर कैपिटल है उसका ₹1 करोड़, फ्री रिजर्व है 70 लाख और सिक्योरिटीज प्रीमियम है ₹30 लाख का। अब आप मेरे को यहाँ पे बताओ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं मनी ऑलरेडी बोरोड प्लस मनी टू बी बोरोड टोटल कितना है। तो मनी ऑलरेडी बोरोड में हम 1 करोड़ ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमने 1 करोड़ ऐड कर दिया। अब मनी टू बी बोरोड, इसमें अब क्या क्या ऐड होएगा? सबसे पहला अदर लोन, जो टेम्परेरी लोन नहीं है उसको तो हम इंक्लूड करेंगे, अगर टेम्परेरी लोन होता तो हम इंक्लूड नहीं करते लिमिट में। अभी टेम्परेरी लोन नहीं है तो हमने इसको यहाँ पे इंक्लूड करा। अब उसके बाद में 50 लाख वर्किंग कैपिटल लोन अगर लिया, तो सर वर्किंग कैपिटल लोन तो हमने देखा था टेम्परेरी लोन होता है, बट टेम्परेरी लोन कब होता है? अगर उसको कंपनी ने अपने बैंक से लिया है ऑर्डिनरी कोर्स में, अपने बैंकर से लिया है ऑर्डिनरी कोर्स में। यहाँ पे कंपनी ने लिया है दूसरी कंपनी से, उसकी सब्सिडरी से, तो उस केस में ये टेम्परेरी लोन नहीं है और इसको हम लिमिट में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे हमने इंक्लूड करा ₹50 लाख। अब कैश क्रेडिट अरेंजमेंट में अगर कंपनी एंटर कर रही है बैंक के साथ में, तो ये टेम्परेरी लोन है और इसको फिर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो टोटल कितना हो? मनी बोरोड प्लस मनी टू बी बोरोड का ₹2.2 करोड़, और पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम का टोटल कितना हुआ? ₹2 करोड़। अब सिंस ₹2.2 करोड़ एक्सीड करता है ₹2 करोड़ से, तो उस केस में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और स्पेशल रेजोल्यूशन में आपको लिमिट बताना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स को लिमिट बताना पड़ेगा कि कितने अमाउंट तक मनी बोरो किया जा सकता है, कितने अमाउंट तक मनी बोरो किया जा सकता है।
और कौन से ट्रांजैक्शन के लिए स्पेशल एजुकेशन रिक्वायर्ड है? अगर कंपनी सेल कर रही है, लीज कर रही है, डिस्पोज कर रही है 20% या फिर उससे ज्यादा उसकी अंडरटेकिंग का, कंपनी की अंडरटेकिंग का 20% या उससे ज्यादा सेल, लीज या डिस्पोज करी, उस केस में एसआर रिक्वायर्ड है। बट अगर कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स में कर रही है, उस केस में एसआर नहीं रिक्वायर्ड है। अंडरटेकिंग क्या होता है? अंडरटेकिंग मतलब कंपनी की ऐसी एंटिटी जो कि कंपनी की नेटवर्थ का 20% से ज्यादा कंपनी का जिसमें इन्वेस्टमेंट है। अंडरटेकिंग कौन सी एंटिटी? जिसमें कंपनी की नेटवर्थ का 20% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रखा है, और ये नेटवर्थ कब के हिसाब से? एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या फिर ऐसी एंटिटी जो कंपनी की टोटल इनकम का, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की टोटल इनकम का एटलीस्ट 20% जनरेट करती है। अंडरटेकिंग कौन सी एंटिटी? ऐसी एंटिटी जिसमें कंपनी की नेटवर्थ का 20% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रखा है, या फिर वो एंटिटी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की टोटल इनकम का 20% या फिर उससे ज्यादा जनरेट करती है। अब उसके अंदर हमने देखा कि टाइटल ऑफ बायर और लेसर, बायर और लेसी, यहां पे क्या बोला? जो पर्सन परचेज कर रहा है ना, यहां पे हमने क्या देखा था? सेल, लीज और डिस्पोज के लिए एसआर पास करना पड़ेगा। बट जो बायर या फिर लेसी है ना, उसका टाइटल इफेक्ट नहीं होगा अगर वो गुड फेथ में ट्रांजैक्शन कर रहा है तो। भले ही कंपनी ने स्पेशल एजुकेशन पास करा है या नहीं करा है, अगर उस बायर ने या फिर लेसी ने गुड फेथ में ट्रांजैक्शन करा तो उसका टाइटल पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब उसके बाद में और कौन सी चीज इसके लिए स्पेशल एजुकेशन चाहिए? अगर कंपनी को कोई भी मर्जर या अमालगमेशन से कंपनसेशन मिला है, और अगर उस कंपनी को कंपनसेशन को कहीं इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए स्पेशल एजुकेशन लगेगा। वो स्पेशल एजुकेशन लेने के बाद ही इन्वेस्ट कर सकता है कहीं कंपनसेशन, एक्सेप्ट अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ट्रस्ट सिक्योरिटीज में। अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस कंपनसेशन को ट्रस्ट सिक्योरिटीज में, उस केस में आपको ऐसा रिक्वायर्ड नहीं, उसके अलावा आपको ऐसा लेना पड़ेगा कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो। अब अगर कंपनी को कोई भी डेट ड्यू है डायरेक्टर से, मतलब डायरेक्टर से कुछ पैसा मिलना बाकी है, तो अगर वो डायरेक्टर को या तो एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है पेमेंट के लिए, या फिर उसको रेमिट कर रहा है उसका रीपेमेंट, मतलब उसको बोल रहा है कि तू रीपेमेंट करी मत, तू रहने दे, तो उस केस में कंपनी को एसआर पास करना पड़ेगा, और बोर्ड डायरेक्टर रेजोल्यूशन के बाद में तभी जाके ये रेमिट या फिर टाइम दे सकता है रीपेमेंट के लिए डायरेक्टर को। अब ये सेक्शन किस पे एप्लीकेबल नहीं है? सेक्शन एप्लीकेबल नहीं प्राइवेट कंपनी पे जिसने डिफॉल्ट नहीं करा अंडर सेक्शन 92 एंड 137। अब हम डिस्कस करते हैं लोन टू डायरेक्टर्स। यहां पे क्या बोला कि कंपनी लोन इंक्लूडिंग लोन रिपेबल बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बुक डेट या फिर गारंटी या सिक्योरिटी नहीं दे सकती डायरेक्टर ऑफ कंपनी या फिर डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी को, या फिर पार्टनर और रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर को, मतलब डायरेक्टर ऑफ कंपनी और डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी के पार्टनर या रिलेटिव को भी लोन या गारंटी या सिक्योरिटी नहीं दे सकती, और ना ही किसी ऐसी फर्म को जिसमें वो डायरेक्टर या फिर उस डायरेक्टर के रिलेटिव पार्टनर है, उनको लोन गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे सकती। अब हम कुछ एंटिटीज डिस्कस करेंगे जिसको लोन गारंटी सिक्योरिटी दी जा सकती है और जो कि कनेक्टेड है डायरेक्टर से। अब यहाँ पे क्या बोला? कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर या फिर हमारी होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर या मेंबर है, या फिर कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर या फिर हमारी होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर के साथ मिलकर एटलीस्ट 25% वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है, या फिर कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हिसाब से काम करने के लिए अकस्टम्ड है। ऐसी सारी बॉडी कॉर्पोरेट और प्राइवेट कंपनी को लोन गारंटी सिक्योरिटी दे सकते हैं, प्रोवाइडेड जो हम कंडीशन डिस्कस करेंगे वो मीट हो रही है। ये सारी कंडीशन अगर मीट हो रही है तो सबसे पहला स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। दूसरा, जो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए जो मीटिंग बुलाओगे ना, उसका जो नोटिस होगा उसके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप फुल पर्टिकुलर्स डिस्क्लोज कर देना। उसके अलावा साथ में डिस्क्लोज कर देना पर्पस क्या है इस लोन गारंटी सिक्योरिटी का, और साथ में ये जो लोन हम दे रहे हैं ना, ये लोन केवल और केवल जो कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट वो किस लिए यूटिलाइज करने वाले? वो यूटिलाइज करने वाले प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। अगर ये सारी कंडीशन मीट हो रही है तो इस केस में कंपनी लोन गारंटी या सिक्योरिटी दे सकती है ऐसी प्राइवेट कंपनी को या फिर बॉडी कॉर्पोरेट को। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ अबव रेस्ट्रिक्शन। जो हमने ऊपर रेस्ट्रिक्शन पढ़ा वो लगेंगी नहीं इन केसेस में। कंपनी अपने एमडी और डब्ल्यूटीडी को लोन गारंटी या सिक्योरिटी दे सकती है किस केस में? अगर ऑलरेडी उनके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में है, सर्विस कंडीशन के अकॉर्डिंग, या फिर एसआर के थ्रू अप्रूव हुआ हुआ है। यहाँ पे क्या बोला? अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में हमने पहले से लिखा हुआ है कि इनको हम लोन गारंटी सिक्योरिटी दे सकते हैं तो फिर दे पाएंगे एमडी और डब्ल्यूटीडी को, या फिर अगर कंपनी ने एसआर पास करके कोई स्कीम अप्रूव करा दी जिसके अकॉर्डिंग एमडी और डब्ल्यूटीडी को हम अब लोन गारंटी सिक्योरिटी दे पा रहे हैं, या फिर कोई भी कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स में लोन गारंटी या सिक्योरिटी दे सकती है, प्रोवाइडेड वो जितना इंटरेस्ट चार्ज करी ना लोन पे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से कम नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे जितना इंटरेस्ट है फिर उससे ज्यादा चार्ज कर सकती है, बट उससे कम मत चार्ज करना। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन सी? 1 ईयर वाली, 3 ईयर वाली, 5 ईयर वाली, या फिर 10 ईयर वाली, जो भी क्लोजेस्ट टू टेनर ऑफ लोन है ना, वो वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हमको इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। अब कंपनी अपनी होली ओन सब्सिडरी कंपनी को लोन गारंटी या सिक्योरिटी दे सकती है, प्रोवाइडेड वो जिस पर्पस के लिए लोन ले रहा है ना, वो लोन यूटिलाइज करने वाला है प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, उस लोन को यूटिलाइज करने वाला है प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। या फिर कंपनी अपनी अदर सब्सिडरी कंपनीज को, अदर सब्सिडरी कंपनीज मतलब जो कि होली ओन सब्सिडरी नहीं है, वो सब्सिडरी है बट उस कंपनी में कंपनी 100% ओन नहीं करती है, उस सब्सिडरी को उन अदर सब्सिडरी कंपनीज को कंपनी क्या कर सकता है? गारंटी या फिर सिक्योरिटी दे सकता है।
लोन नहीं दे सकता, केवल गारंटी या सिक्योरिटी दे सकता है। कौन से लोन के लिए? ऐसे लोन के लिए जो उस कंपनी ने बैंक से लिया और सब्सिडियरी बैंक से लिया या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, ऐसे लोन के लिए गारंटी या फिर सिक्योरिटी दे सकता है कंपनी। बट ये जो लोन है ना, वो उस कंपनी, उस सब्सिडरी कंपनी को यूटिलाइज करना पड़ेगा प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। उसके बाद में निधि कंपनी अपने डायरेक्टर को और अपने रिलेटिव, उसके रिलेटिव को इन कैपेसिटी एज मेंबर्स उनको लोन गारंटी सिक्योरिटी दे सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि निधि कंपनी में जो डायरेक्टर या फिर उनके जो रिलेटिव है ना, वो अगर मेंबर भी हैं, तो निधि कंपनी उस डायरेक्टर को या फिर उस रिलेटिव को मेंबर की कैपेसिटी में लोन गारंटी या सिक्योरिटी दे सकता है, प्रोवाइडेड इस ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज कर रहे हो आप नोट्स टू एनुअल अकाउंट्स में। उसके अलावा गवर्नमेंट कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं करा अंडर सेक्शन 92 एंड 137, वो लोन गारंटी सिक्योरिटी दे सकते हैं किसी भी पर्सन को, प्रोवाइडेड उन्होंने अप्रूवल लिया है मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सीजी और एसजी से। अब यहां पे बोला है कि प्राइवेट कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं करा अंडर सेक्शन 92 एंड 137, वो लोन गारंटी या सिक्योरिटी दे सकते हैं किसी भी पर्सन को। अब यहां पे तीन कंडीशन है, तीनों की तीनों कंडीशंस मीट होनी चाहिए। सबसे पहला कि उस प्राइवेट कंपनी के शेयर कैपिटल में किसी और बॉडी कॉर्पोरेट ने इन्वेस्ट नहीं कर रखा, किसी बॉडी कॉर्पोरेट ने इन्वेस्ट नहीं कर रखा उस कंपनी के शेयर कैपिटल में। दूसरा, वो जो प्राइवेट कंपनी है उसने डिफॉल्ट नहीं किया इन रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स। और तीसरा, उस कंपनी की, उस प्राइवेट कंपनी की बोरोइंग्स बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और बॉडी कॉर्पोरेट से 2 टाइम्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और ₹50 करोड़ विचएवर इज लोअर से कम है। इससे अगर कम है बोरोइंग, उसी केस में प्राइवेट कंपनी किसी भी पर्सन को लोन गारंटी या सिक्योरिटी दे सकती है। अब अगर कुछ भी कॉन्ट्रवेंशन हो रहा है इस सेक्शन में, तो कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा ₹5 लाख से ₹25 लाख तक। ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे जेल लगेगी, उसको जेल की सजा सुनाई जाएगी 6 मंथ्स तक की, या फिर उसको फाइन लगेगा ₹5 लाख से लेकर ₹25 लाख तक का। और जो पर्सन जिसको लोन गारंटी सिक्योरिटी दी गई, उसको अब जेल की सजा सुनाई जाएगी या तो 6 मंथ्स की, या फिर उसको फाइन लगेगा ₹5 लाख से लेकर ₹25 लाख तक, या फिर दोनों। जो हमने ऑफिसर इन डिफॉल्ट देखा उसमें दोनों नहीं था, उसमें और बोथ नहीं है। यहाँ पे पर्सन जिसको लोन गारंटी सिक्योरिटी दिया उसके केस में बोथ भी है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। अब सर, अभी तो हमने सेक्शन 185 में लोन ही तो देखा, लोन गारंटी सिक्योरिटी दे सकता है क्या? अब हम वापस लोन एंड इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं, तो अब हमको वो वाला सेक्शन देखना पड़ेगा या फिर ये वाला सेक्शन देखना पड़ेगा? तो यहाँ पे बोला है कि आपको दोनों सेक्शन देखने हैं। अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो इन पर्सन में फॉल कर रहा है, सबसे पहले आपको इस सेक्शन में चेक करना है कि आप उस पर्सन को लोन गारंटी सिक्योरिटी दे सकते हो क्या। अगर दे सकते हो तो इस केस में फिर आप आना सेक्शन 186 में, और सेक्शन 186 में फिर आप लिमिट चेक करना। अगर लिमिट में कर रहे हो तो फिर क्या अप्रूवल्स लगेंगे, और लिमिट के बाहर कर रहे हो तो फिर क्या अप्रूवल्स लगेंगे, वो आपको चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या बोला, कंपनी लोन गारंटी और सिक्योरिटी या फिर अक्वायर कर सकती है सिक्योरिटीज। अगर स्पेसिफाइड लिमिट में करती है तो इस केस में बोर्ड डायरेक्टर रेजोल्यूशन लगेगा, बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और उस बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग में जितने भी डायरेक्टर्स आए हैं उन सब डायरेक्टर्स का कंसेंट लगेगा, उस सब डायरेक्टर्स को कंसेंट देना पड़ेगा। और इसके अलावा प्रायर अप्रूवल ऑफ पीएफआई भी चाहिएगा। अगर पीएफआई के लोन या फिर इंटरेस्ट के पेमेंट में आपने डिफॉल्ट कर रखा है, केवल और केवल तभी पीएफआई का अप्रूवल चाहिए। यहाँ पे क्या बोला, कंपनी लोन गारंटी या सिक्योरिटी दे सकता है या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर अप टू स्पेसिफाइड लिमिट कर रहा है तो उस केस में रेजोल्यूशन पास करना है, बोर्ड डायरेक्टर रेजोल्यूशन, बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग में पास करना पड़ेगा, और उस मीटिंग में जितने भी डायरेक्टर्स आए हैं उनका कंसेंट लेना। और उसके अलावा पीएफआई का आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। और उसमें क्या बोला है कि अगर पीएफआई के पेमेंट में आपने डिफॉल्ट कर रखा है तभी आपको प्रायर अप्रूवल लेना, उसके अलावा आपको प्रायर अप्रूवल लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगर आप ये लोन गारंटी सिक्योरिटी या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर, तो उस केस में आपको एक तो एसआर पास करना पड़ेगा, और उस एसआर में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कितने अमाउंट तक लोन गारंटी सिक्योरिटी या फिर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और उसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग में, और जिसमें जो भी जितने भी डायरेक्टर्स आए हैं उनका कंसेंट मिलना चाहिए। और उसके अलावा आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा पीएफआई का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आपने पीएफआई से लोन ले रखा है तो भले ही डिफॉल्ट कर रखा है या फिर नहीं कर रखा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा पीएफआई को। कौन से केस में, अगर स्पेसिफाइड लिमिट से आप एक्सीड कर रहे हो तो। अब यहाँ पे हमको 2 ट्रांजैक्शंस बताए जिसमें एसआर रिक्वायर्ड नहीं। कौन से 2 ट्रांजैक्शन में, अगर कंपनी लोन गारंटी या सिक्योरिटी दे रही है अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी को या फिर जॉइंट वेंचर को, या फिर इन्वेस्टमेंट कर रही है होली ओन्ड सब्सिडरी में, इन्वेस्टमेंट किसमें, होली ओन्ड सब्सिडरी में, और लोन गारंटी और सिक्योरिटी होली ओन्ड सब्सिडरी या फिर जॉइंट वेंचर में। अब सर स्पेसिफाइड लिमिट क्या है, अभी हम यहाँ पे देख रहे थे ना कि अप टू स्पेसिफाइड लिमिट देखा तो कितने अप्रूवल से, क्या अप्रूवल से, अगर एक्सेस में गए तो क्या अप्रूवल से। तो हम डिस्कस करते हैं कि स्पेसिफाइड लिमिट है क्या। तो स्पेसिफाइड लिमिट है 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, विचएवर इज हायर रहेगा स्पेसिफाइड लिमिट। अब जो आप लोन दे रहे हो उस पे इंटरेस्ट रेट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे जितनी इंटरेस्ट रेट है ना उससे कम नहीं होनी चाहिए, उसके बराबर या फिर उससे ज्यादा हो सकती है। अब कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 1 ईयर वाली, 3 ईयर वाली, 5 ईयर वाली या 10 ईयर वाली, जो भी क्लोजेस्ट टू टेनर ऑफ लोन है ना, वो वाली सिक्योरिटी, वो वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी का आपको इंटरेस्ट उसके बराबर या फिर उससे ज्यादा ही चार्ज करना है लोन पे।
अब जो कंपनी है जिसने डिफॉल्ट कर रखा है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स में या फिर उसके इंटरेस्ट में, वो फिर गारंटी, सिक्योरिटी, लोन या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती जब तक वो डिफॉल्ट चल रहा है। जब तक वो डिफॉल्ट चल रहा है ना, तब तक वो लोन, गारंटी, सिक्योरिटी या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। एक बार डिफॉल्ट से हो गया, उसके बाद वापस लोन, गारंटी, सिक्योरिटी या फिर इन्वेस्टमेंट कर पाएगी। अब यहां पे क्या बोला, कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज के थ्रू, मतलब अप टू 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज के थ्रू वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है, बट मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज के थ्रू वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। अब यहां पे हमको 2 एक्सेप्शन दिए कि अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, अक्वायर कर रही है कोई ऐसी सब्सिडरी जो कि इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया, और अगर वो सब्सिडरी के इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज हैं, वो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर अगर कंपनी अक्वायर कर रही कोई सब्सिडरी और सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज हैं, और वो कंपनी क्यों कर रही है, वो सब्सिडरी क्यों उसने इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी ले रखी है, किसी लॉ के प्रोविजन से कंप्लाई करने के लिए। कंपनी अगर अक्वायर कर रही है कोई कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और उस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसकी इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज है बियॉन्ड 2 लेयर्स, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा है तो वो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, भले उसकी इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी है, अगर वो लॉ से कंप्लाई करने के लिए अगर उसने इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज में इन्वेस्ट कर रखा है। अब इन्वेस्टमेंट कंपनी होती कौन सी कंपनी है? इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस ही एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज है, या फिर उसके जितने टोटल एसेट्स है ना, उसका एटलीस्ट 50% इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज वाले एसेट्स हैं, या फिर जितना उसका ग्रॉस इनकम है उसका एटलीस्ट 50% उसका इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बिजनेस का एग्जांपल डिविडेंड हो गया, या फिर इंटरेस्ट हो गया, या फिर शेयर्स और डिबेंचर्स वगैरह रिडीम, या फिर अपने शेयर्स जब बेचे उस पर जो प्रॉफिट हो रहा है उसको हम बोल देंगे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बिजनेस। ये आपके ग्रॉस इनकम के एटलीस्ट 50% है, उस केस में भी हम आपको इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलेंगे। उसके हम डिस्कस करते हैं मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर। यहाँ पे क्या बोला, हर कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा फॉर्म MBP2 में, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में, जिसमें क्या कौन से पर्टिकुलर्स आएंगे, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने करे हैं उसके पर्टिकुलर्स उस रजिस्टर में एंटर किए जाएंगे। अब रजिस्टर में एंट्री कैसे की जाएगी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में की जाएगी। कितने टाइम में, विद इन 7 डेज ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे ट्रांजेक्शन हुआ उसके 7 दिन के अंदर अंदर एंट्री की जाएगी। और इसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा, CS या फिर पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड। और इस रजिस्टर को किसकी कस्टडी में रखा जाएगा, CS और पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कस्टडी में। प्रिजर्व कितने टाइम के लिए किया जाएगा, उसको प्रिजर्व किया जाएगा परमानेंटली, इसको प्रिजर्व किया जाएगा परमानेंटली। अब मेंबर्स इसकी एक्सट्रैक्ट या फिर कॉपी के लिए, इस रजिस्टर की एक्सट्रैक्ट या कॉपी के लिए कंपनी को बोल सकते हैं, और कंपनी को एक्सट्रैक्ट और कॉपी देना पड़ेगा इस मेंबर्स को, और इस मेंबर से कंपनी मैक्सिमम ₹10 पर पेज तक चार्ज कर सकती है। किसके लिए, इस रजिस्टर के एक्सट्रैक्ट और कॉपी के। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन में क्या बोला है कि सेक्शन एप्लीकेबल नहीं रहेगा इन कंपनीज पे। कौन कौन सी कंपनीज पे, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो ये ट्रांजैक्शंस कर रही है ऑर्डिनरी कोर्स में, या फिर इन्वेस्टमेंट कंपनी या फिर NBFC जो कि एंगेज्ड है इन्वेस्टिंग या फिर लेंडिंग एक्टिविटीज में, या फिर ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं किया अंडर सेक्शन 92 एंड 137 और वो डिफेंस प्रोडक्शन में एंगेज्ड है, या फिर कोई ऐसी अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं किया अंडर सेक्शन 92 एंड 137 और उसने अगर अप्रूवल ले लिया है मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ CGSD से, या फिर अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है राइट शेयर्स में, या फिर लोन, गारंटी या सिक्योरिटी दे रही है एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी को, तो उस केस में भी ये कंडीशन जिस सेक्शन है लगेगा नहीं, इसका एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगा। अब अगर कंपनी इस सेक्शन में कॉन्ट्रावेंशन करती है तो उसके ऊपर फाइन लगेगा ₹25,000 से लेकर ₹5 लाख तक का, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को पनिशमेंट होगी इंप्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड फाइन ₹25,000 से लेकर ₹1 लाख तक का। दोनों चीजें होगी, जेल की सजा भी सुनाई जाएगी और उसको फाइन भी लगेगा, दोनों चीजें होगी। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि कंपनी को अपने सारे इन्वेस्टमेंट, सारे एसेट्स खुद के नाम पे होल्ड करने पड़ेंगे, खुद के नाम पे होल्ड करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जेम्पशंस है कि वो खुद के नाम पे होल्ड नहीं करेगा ना इन केसेस में तो भी चलेगा, बट इनके अलावा सारे एसेट्स खुद के नाम पे होल्ड करने पड़ेंगे। क्या क्या बोला है यहाँ पे, क्या एग्जेम्पशंस है? सबसे पहला, कंपनी डिपॉजिट या फिर ट्रांसफर कर सकती है उसकी सिक्योरिटीज किसके साथ में, अपने बैंकर के साथ में। क्यों? ताकि वो उसके बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे डिविडेंड और इंटरेस्ट कलेक्ट कर सके, या फिर बैंकर्स को ट्रांसफर कर सकती है ताकि बैंकर जो फैसिलिटेट कर रहे हैं अगर ट्रांसफर, अगर वो ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहे हैं किसी और पर्सन को, तो उस केस में बैंकर को ट्रांसफर की जा सकती है। बट अगर बैंकर 6 मंथ में ट्रांसफर नहीं करते हैं तो उस केस में वो वापस आप ट्रांसफर कर देना, बैंकिंग कंपनी आप वापस उसको ट्रांसफर कर देना, किसको? कंपनी को। If securities are not further transferred by bankers within 6 months, then security should be retransferred to the company. या फिर आप डिपॉजिट या फिर ट्रांसफर कर सकते हो उन सिक्योरिटीज को किसी और पर्सन के साथ में एज सिक्योरिटी ऑफ लोन, लोन की सिक्योरिटी के तौर पे आप उसको ट्रांसफर या फिर डिपॉजिट कर सकते हो। अब कंपनी की जो सब्सिडरी है, कंपनी की जो सब्सिडरी है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के प्रोविजन से अगर आपको कंप्लाई करना है, उसके लिए आप नॉमिनी के नाम पे शेयर्स होल्ड कर सकते हो। उसके केस में आप नॉमिनी के नाम पे आपके शेयर्स होल्ड कर सकते हो। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हमने एग्जांपल में देखते हैं रिलायंस लिमिटेड है, उसकी एक सब्सिडी उसने बनाई XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अब XYZ प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, उसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, बट अभी रिलायंस लिमिटेड 100% इसका ओन करती है,
तो अब उस केस में मिनिमम मेंबर्स 2 है, तो अब समझो रिलायंस एक्सवाईजी प्राइवेट लिमिटेड में 20,000 शेयर्स है, एक्सवाईजी प्राइवेट लिमिटेड में 20,000 शेयर्स, तो रिलायंस क्या करेगा 19,999 तो खुद होल्ड करेगा और एक शेयर नॉमिनी के नाम पे होल्ड करेगा, एक शेयर नॉमिनी के नाम पे होल्ड करेगा, ताकि जो मिनिमम मेंबर्स वाली रिक्वायरमेंट है वो भी कंप्लाई हो जाए, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स भी उसके पास ही रहे, भले नॉमिनी के थ्रू रहे। अब उसके बाद में क्या बोला है कि अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है सिक्योरिटीज में और वो डिपॉजिटरी के नाम पे होल्ड हो रहा है, जहां पे कंपनी बेनिफिशियल ओनर है, तो वो भी चलेगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे क्या बोला, कंपनी बेनिफिशियल ओनर है बट वो किसके नाम पे है, वो है डिपॉजिटरी के नाम पे, हेल्ड किसके नाम पे है, वो डिपॉजिटरी के नाम पे, फॉर एग्जांपल सीडीएसएल या फिर जो एनएसडीएल हमारी डिपॉजिटरी है उनके नाम पे होल्ड हो रखे, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर कंपनी होल्ड कर रही है इन्वेस्टमेंट, जो हमने अभी थर्ड वाला एग्जाम्पशन देखा ना, ये थर्ड वाले एग्जाम्पशन के लिए कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, थर्ड वाले एग्जाम्पशन के लिए कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट करी सिक्योरिटीज में जो कि डिपॉजिटरी के नाम पे होल्ड हो रहे हैं थर्ड वाले एग्जाम्पशन के अकॉर्डिंग, उस केस में कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना है फॉर्म MPP3 में, कहां पे, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में, और उसमें पर्टिकुलर्स लिखे जाएंगे सारे इन्वेस्टमेंट के, जो थर्ड वाले एग्जाम्पशन में जो इन्वेस्टमेंट कवर्ड है ना, वो सारे इन्वेस्टमेंट के पर्टिकुलर लिखने पड़ेंगे। और इस रजिस्टर में एंट्रीज कैसे की जाएगी, इस रजिस्टर में एंट्रीज की जाएगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और इन एंट्रीज को ऑथेंटिकेट करेगा CS या फिर पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब इस रजिस्टर को किसकी कस्टडी में रखा जाएगा, इस रजिस्टर को रखा जाएगा CS या फिर पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कस्टडी में, और इस रजिस्टर को प्रिजर्व किया जाएगा परमानेंटली इसको प्रिजर्व किया जाएगा। अब इस रजिस्टर को इंस्पेक्शन के लिए कोई भी मेंबर या डिबेंचर होल्डर इंस्पेक्ट कर सकता है, रजिस्टर ओपन रहेगा इंस्पेक्शन के लिए मेंबर या डिबेंचर होल्डर के द्वारा ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स के टाइम पे रजिस्टर्ड ऑफिस पे आके कोई भी मेंबर या फिर डिबेंचर होल्डर इसको इंस्पेक्ट कर सकता है। बट कंपनी चाहे तो AOA के थ्रू या फिर जनरल मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास करके रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है इंस्पेक्शन पे। अब यहाँ पे क्या बोला, इसमें अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हो रही तो कंपनी पे क्या पेनल्टी रहेगी, ₹5 लाख की, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे पेनल्टी लगेगी ₹50,000 की। अब हम डिस्कस करते हैं कंट्रीब्यूशन बाय कंपनी कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है पैसा। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी चैरिटेबल फंड्स को कितना अमाउंट तक कंट्रीब्यूट कर सकती है और कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो कंपनी के बिहाफ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अप टू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर चैरिटेबल फंड्स को। अब अगर कंपनी को उससे ज्यादा 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर से अगर ज्यादा अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है, तो उस केस में उसको OR पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, उसके बाद में फिर वो कंट्रीब्यूट कर पाएगी। अब करंट फाइनेंशियल में प्रॉफिट है लॉस, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमको देखना है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज नेट प्रॉफिट का 5% उस अमाउंट तक कंट्रीब्यूट हो सकता है। हम डिस्कस करते हैं कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड। यहाँ पे क्या बोला, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर पर्सनल अथॉरिटी जो कि बोर्ड डायरेक्टर की पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर कंपनी जनरल मीटिंग में कितने भी अमाउंट तक, कोई लिमिट नहीं, कितने भी अमाउंट तक नेशनल डिफेंस फंड या फिर किसी ऐसे फंड को जो कि CG ने अप्रूव किया नेशनल डिफेंस के लिए, उसको अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बस आप डिस्क्लोज कर देना P&L अकाउंट में आपने कितना अमाउंट दिया है, कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है एक फाइनेंशियल ईयर में, वो डिस्क्लोज कर देना। अब उसके अलावा एक प्रोविजन बोला है, यहाँ पे क्या बोला है कि जो सेक्शन है ना, इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है एक्ट पे, MOA पे, AOA पे, या फिर कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ है ना, आप उसको मत पढ़ना, आप इस सेक्शन को पढ़ना। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आप कितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हो नेशनल डिफेंस फंड को या फिर किसी ऐसे फंड को जिसको CG ने अप्रूव किया नेशनल डिफेंस के लिए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ पे अब क्या बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज को आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ में, मतलब बोर्ड डायरेक्टर रेजोल्यूशन के थ्रू कितने भी अमाउंट तक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन या तो आप डायरेक्टली दे सकते हो पॉलिटिकल पार्टी को, या फिर इनडायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हो। इनडायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन मतलब किसी ऐसे पर्सन को आप डोनेट कर रहे हो, फिर सब्सक्रिप्शन दे रहे हो, या फिर पेमेंट दे रहे हो, जो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो कि अफेक्ट करेगा पब्लिक सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टी के लिए, विच इज लाइकली टू अफेक्ट पब्लिक सपोर्ट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। या फिर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो किसी पब्लिकेशन में, या तो पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे या फिर पॉलिटिकल पार्टी के एडवांटेज में, उसको भी हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। अब कौन सी कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती, एक तो गवर्नमेंट कंपनी और एक ऐसी कंपनी जो कि एग्जिस्टेंस में है लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर, उसको एग्जिस्ट करते हुए भी 3 फाइनेंशियल ईयर नहीं हुए, वो कंपनी भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगी। अब पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किस तरीके से की जा सकती है, या तो अकाउंट पे चेक से, या फिर अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक से, या फिर कोई अदर इंस्ट्रूमेंट जो कि नोटिफाइड हो रखा है, जैसे कि इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनीज के थ्रू भी पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। अब जितना भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना अमाउंट एक फाइनेंशियल ईयर में, उसको डिस्क्लोज कर देना बस P&L अकाउंट में, उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा P&L अकाउंट में। अब समझो इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनीज को अगर आपने अमाउंट दिया, इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनीज को आपने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दिया, तो उस केस में आपको वो अमाउंट डिस्क्लोज नहीं करना, बट जो इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी है ना, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उसको कितना अमाउंट मिला और उसने कितना अमाउंट पॉलिटिकल पार्टी को दिया।
अब अगर कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है तो उस केस में कंपनी के ऊपर पेनल्टी है फाइन अप टू 5 टाइम्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर इंप्रिजनमेंट, जेल की सजा होगी अप टू 6 मंथ्स, और फाइन लगेगा अप टू 5 टाइम्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन जो उसने पॉलिटिकल पार्टी को किया। अब हम डिस्कस करते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सेक्शन 188। इसमें क्या बोला है कि कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में एंटर कर सकती है, बट ये अप्रूवल रिक्वायर्ड है, वो आप चेक कर लेना। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है और आर्म्स लेंथ बेसिस पे, तो उसके इसमें कोई अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं, कंपनी डायरेक्टली एंटर कर सकती है। अगर आरपीटी आर्म्स लेंथ बेसिस पे है, आर्म्स लेंथ बेसिस पे नहीं है, और उसके साथ में ये लिमिट से मीट भी नहीं कर रही है, अंडर रूल 15 सब रूल 3 के लिमिट से मीट भी नहीं कर रही है, तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर आरपीटी आर्म्स लेंथ बेसिस पे नहीं है और वो मीट भी कर रही है लिमिट से अंडर रूल 15 सब रूल 3 से, तो उस केस में ओआर भी रिक्वायर्ड है और रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में। अब यहाँ पे रूल 15(3) की लिमिट क्या है वो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला, ओआर रिक्वायर्ड है और रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग पे। यहाँ पे क्या बोला, अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में और आर्म्स लेंथ बेसिस पे तो कोई अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ बेसिस पे नहीं है और लिमिट से भी मीट नहीं कर रहा है अंडर रूल 15 सब रूल 3, तो उस केस में बोर्ड डायरेक्टर रेजोल्यूशन बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग में आपको पास करना पड़ेगा। या फिर आरपीटी अगर आर्म्स लेंथ बेसिस पे नहीं है और लिमिट से मीट कर रहा है अंडर रूल 15 सब रूल 3, तो उस केस में ओआर भी रिक्वायर्ड है और रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग में। अब यहाँ पे क्या बोला कि ओआर के लिए वो मेंबर्स जो कि रिलेटेड पार्टी है ना, वो वोट नहीं कर सकते, वो वोट नहीं कर सकते। बट अब यहाँ पे हमको दो एक्सेप्शंस दी। सबसे पहला, अगर वो आरपीटी कोई प्राइवेट कंपनी एंटर कर रहा है जिसने डिफॉल्ट नहीं करी अंडर सेक्शन 92 एंड 137, तो उस केस में उसके जो मेंबर जो रिलेटेड पार्टी है ना वो भी वोट कर पाएंगे। या फिर वो जो कंपनी जिसमें वो मेंबर्स है उसमें से एटलीस्ट 90% तो रिलेटेड पार्टी है, उस केस में फिर सब मेंबर्स वोट कर पाएंगे, भले वो रिलेटेड पार्टी है या फिर नहीं है ओआर के लिए। अब यहाँ पे हमको बोला 3 केसेस जिसमें ओआर रिक्वायर्ड ही नहीं है। अगर आरपीटी में कंपनी एंटर करी उसकी होली ओन्ड सब्सिडियरी के साथ में, या फिर आरपीटी में एंटर करी कोई गवर्नमेंट कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं करा अंडर सेक्शन 92 एंड 137, किसके साथ में एंटर कर रही है, किसी दूसरी गवर्नमेंट कंपनी के साथ में एंटर कर रही है। या फिर आरपीटी में एंटर करी कोई अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं करा अंडर सेक्शन 92 एंड 137 और उसने अप्रूवल ले रखा है मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट ऑफ सीजी और एसजी से, तो इस केस में ओआर नहीं रिक्वायर्ड है। अब हर आरपीटी का आपको बोर्ड डायरेक्टर में मेंशन करना पड़ेगा अलॉन्ग विद जस्टिफिकेशन कि आपने इस आरपीटी में एंटर क्यों करा। अब अगर कंपनी को रिक्वायर्ड है ऑडिट कमेटी बनाना अंडर सेक्शन 177, तो उस केस में ऑडिट कमेटी का भी अप्रूवल रिक्वायर्ड है। सारे आरपीटी के केस में ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लगेगा। अब रूल 15 सब रूल 3 में क्या लिमिट्स हमको बता रखी है। रूल 15 सब रूल 3 क्या, अभी हमने ऊपर देखा ना कि अगर ये रूल 15 सब रूल 3 की लिमिट से अगर मीट कर रहा है तो क्या अप्रूवल्स लगेंगे, रूल 15 सब रूल 3 की लिमिट से अगर मीट नहीं कर रहा तो क्या अप्रूवल लगेंगे, वो हमने जो देखा था। अब हम देखते हैं रूल 15(3) में लिमिट कितनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोलते हैं किसको है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो सेल और परचेज ऑफ गुड्स और मटेरियल्स या तो डायरेक्टली या फिर एजेंट के थ्रू अगर एंटर कर रहे हो आप किसके साथ में, रिलेटेड पार्टी के साथ में, तो उसको हम बोलेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। या फिर अगर आप अवेल कर रहे हो या फिर रेंडर कर रहे हो सर्विसेज रिलेटेड पार्टी को डायरेक्टली या एजेंट के थ्रू, तो उसको भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोलेंगे। या फिर अगर आप प्रॉपर्टी लीज कर रहे हो रिलेटेड पार्टी को, या फिर अगर आप सेल और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी डायरेक्टली या एजेंट के थ्रू एंटर कर रहे हो किसके साथ में, रिलेटेड पार्टी के साथ में इस ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हो। या फिर अगर आप अपनी कंपनी की सिक्योरिटीज या फिर डेरिवेटिव्स अंडरराइट करा रहे हो रिलेटेड पार्टी से और आपको फिर रेम्यूनरेशन दोगे उस रिलेटेड पार्टी को एज अंडरराइटिंग रेम्यूनरेशन, तो उसको भी हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोलेंगे। और अगर या फिर आप अपनी रिलेटेड पार्टी को कंपनी में या आपकी सब्सिडरी में या आपकी एसोसिएट के किसी ऑफिस में या प्लेस ऑफ प्रॉफिट में अपॉइंट कर रहे हो और फिर आपको जो रेम्यूनरेशन दोगे उसको भी हम बोलेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। बट कौन से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के केस में आपको अप्रूवल चाहिए ओआर से, यहाँ पे हमने क्या बोला था, अगर लिमिट से मीट कर जाता है तो ओआर रिक्वायर्ड है, अगर लिमिट से मीट नहीं करता है तो ओआर रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लिमिट क्या है, अगर उस लिमिट से मीट करेगा तो आपको ओआर पास करना पड़ेगा। अब सेल और परचेज ऑफ गुड्स और मटेरियल्स के लिए लिमिट है एटलीस्ट 10% ऑफ टर्नओवर, मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन एक फाइनेंशियल ईयर में एंटर करे ना, सारे ट्रांजैक्शंस मिला के एटलीस्ट 10% ऑफ टर्नओवर है तो उस केस में आपको ओआर पास करना पड़ेगा। और टर्नओवर हम कब का लेंगे, टर्नओवर और नेटवर्थ हम लेंगे लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। और अवेलिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज डायरेक्टली और थ्रू एजेंट, इसके लिए क्या लिमिट है, सेम एटलीस्ट 10% ऑफ टर्नओवर। लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी के लिए क्या लिमिट है, एटलीस्ट 10% ऑफ टर्नओवर। अब सेल और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के लिए क्या लिमिट है, यहाँ पे हमारे पास लिमिट है एटलीस्ट 10% ऑफ नेटवर्थ, एटलीस्ट 10% ऑफ नेटवर्थ। अब अगर सिक्योरिटीज या फिर डेरिवेटिव्स आप कंपनी की अंडरराइट करा रहे हो आपकी रिलेटेड पार्टी से और उसको जो रेम्यूनरेशन दे रहे हो उसके लिए क्या लिमिट है, उस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए कब अप्रूवल चाहिएगा ओआर से, अगर वो एक्सीड करता है 1% ऑफ नेटवर्थ ऑफ कंपनी से। और जो आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो अपॉइंटमेंट के लिए आपके रिलेटेड पार्टी को कहां पे अपॉइंट किया आपने, या तो कंपनी में, आपकी सब्सिडरी में, या फिर आपके एसेट में, प्लेस ऑफ प्रॉफिट पे या फिर ऑफिस में, तो इस केस में अगर आप उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हो ₹2.5 लाख पर मंथ से ज्यादा,
तो उस केस में आपको ओआर भी पास करना पड़ेगा। अब हम कैसे याद कर सकते हैं किसमें टर्नओवर है और किसमें नेटवर्थ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सेल और परचेज ऑफ गुड्स और मटेरियल्स है, अब सेल और परचेज ऑफ गुड्स और मटेरियल्स आपका कहाँ जाएगा, ये जाएगा P&L में। अगर आप सेल कर रहे हो या फिर परचेज कर रहे हो, हम लेके जाएंगे P&L में उस अमाउंट को। तो P&L में आपको क्या मिलता है, P&L में मिलता है टर्नओवर, तो वहां पे आपको लेना है 10% ऑफ टर्नओवर। या फिर अगर आप सर्विसेज अवेल कर रहे हो या फिर रेंडर कर रहे हो, तो अगर आप अवेल करो तो आप पेमेंट करोगे, या फिर रेंडर करो तो आपको पेमेंट मिलेगा, दोनों केस में वो अमाउंट कहाँ जाता है, P&L में, तो उस केस में भी आप टर्नओवर लोगे। अब अगर लीज कर रहे हो आप प्रॉपर्टी, तो आपको लीज इनकम मिलेगा, लीज इनकम आप कहां लेके जाते हो, वो भी लेके जाते हो P&L में, तो वो भी आपके जाएगा टर्नओवर, 10% ऑफ टर्नओवर का लिमिट रहेगा। अब अगर आप सेल या फिर परचेज कर रहे हो प्रॉपर्टी, तो उस केस में प्रॉपर्टी बैलेंस शीट में या तो ऐड होएगी या फिर कम होएगी। कहां पे, बैलेंस शीट में फर्क पड़ रहा है। आप बैलेंस शीट से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, बैलेंस शीट से कैलकुलेट कर सकते हो नेटवर्थ, तो यहां पे आएगा एटलीस्ट 10% ऑफ नेटवर्थ। और जो बाकी दो लिमिट्स है ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसके लिए यहाँ पे नेटवर्थ रहेगा और इसमें ₹2.5 लाख का एब्सोल्यूट अमाउंट है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। और एक और चीज देखना कि जो स्टार्टिंग के 4 अमाउंट्स थे ना, स्टार्टिंग के 4 ट्रांजेक्शंस थे, इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, और जो नीचे के 2 वाले ट्रांजेक्शंस है इसमें ग्रेटर देन है, इसमें इक्वल्स टू कवर्ड नहीं है, इसमें इक्वल्स टू कवर्ड नहीं है। अब अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में कॉन्ट्रावेंशन में एंटर कर रहे हैं, तो उस केस में क्या प्रोविजन है, यहाँ पे बोला वो वॉइडेबल रहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर शेयर होल्डर्स के बेसिस पे, शेयर होल्डर्स चाहे या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो वॉइडेबल कर सकते हैं, उनके ऑप्शन पे वॉइडेबल रहेंगे। शेयर होल्डर्स और बोर्ड डायरेक्टर को क्यों बोला ऐसा, क्योंकि हमने देखा था कि बोर्ड डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए। अगर आप बिना बोर्ड डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बिना अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हो जहां पे अप्रूवल रिक्वायर्ड था, तो उस केस में अगर आप उनसे रेटिफाई करवा लेते हो 3 मंथ्स में तो ठीक है। अगर आप रेटिफाई नहीं करा तो 3 मंथ्स में, तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर शेयर होल्डर्स के ऑप्शन पे ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वॉइडेबल रहेगा। और इसके अलावा कंपनी रिकवर कर सकती है अपना लॉस किससे, डायरेक्टर या फिर एम्प्लॉय से जिसने एंटर किया है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में या फिर जिसने ऑथराइज किया है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को। और डायरेक्टर और एम्प्लॉय पे पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, कितनी, ₹25 लाख की अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो, और ₹5 लाख की अगर कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है तो। अब यहां पे बोला है कि कंपनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं करनी चाहिए सेल और परचेज ऑफ एसेट के लिए, किसके साथ में, डायरेक्टर ऑफ कंपनी के साथ में या फिर डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट के साथ में, एंड पर्सन जो इन डायरेक्टर के साथ कनेक्टेड है उन पर्सन के साथ में नॉन कैश ट्रांजैक्शन में फॉर परचेज और सेल ऑफ एसेट के लिए एंटर नहीं करनी चाहिए कंपनी। बट अगर कंपनी को एंटर करना है तो कंपनी एंटर कर सकती है आफ्टर पासिंग ओआर पास करने के बाद में फिर कंपनी एंटर कर पाएगी। बट इस अरेंजमेंट में, इस नॉन कैश ट्रांजैक्शन में अगर कंपनी एंटर कर रही है उसके होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के साथ में, तो उस केस में तो आपको ओआर तो पास करना ही है और साथ में होल्डिंग कंपनी को भी ओआर पास करना पड़ेगा। अब आप इस ओआर के लिए जो मीटिंग बुलाओगे ना, उसके लिए जो आप नोटिस दोगे, उस नोटिस में आप सारे पर्टिकुलर्स आपको लिखने पड़ेंगे, सारे पर्टिकुलर्स डिस्क्लोज करने पड़ेंगे अरेंजमेंट के, और साथ में जो भी वैल्यू ऑफ एसेट्स इन्वॉल्व है उसका भी आपको वैल्यू ऑफ एसेट बताना पड़ेगा। अब अगर अरेंजमेंट कॉन्ट्रावेंशन में एंटर कर रहे हैं तो उस केस में जो अरेंजमेंट है वॉइडेबल रहेगा एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी। 2 केस हैं जहां पे वॉइडेबल नहीं हो सकता, सबसे पहला, अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ मनी या फिर अदर कंसिडरेशन पॉसिबल नहीं है। रेस्टिट्यूशन मतलब रिफंड, आप वापस एसेट रिफंड नहीं ले पा रहे हो, वापस एसेट एक्वायर नहीं कर पा रहे हो, और उसके साथ ही कंपनी को उसके लॉस के लिए किसी पर्सन ने इंडेमनीफाई कर दिया, रिकवर करवा दिया उसका लॉस, तो उस केस में कंपनी वॉइडेबल नहीं कर सकती इस ट्रांजैक्शन को। दूसरा, अगर किसी थर्ड पर्सन ने बोनाफाइड यानी गुड फेथ में ये प्रॉपर्टी अक्वायर कर ली, वो जो एसेट है वो अक्वायर कर लिया है और उस पर्सन ने पैसा दे दिया उसके अगेंस्ट और उसको कोई भी पता नहीं था, उस कॉन्ट्रावेंशन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, तो उस केस में वॉइडेबल नहीं हो सकता। हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था कि जियो लिमिटेड अपने डायरेक्टर शाम के साथ में ट्रांजैक्शन में एंटर करी, नॉन कैश ट्रांजैक्शन में, जिसमें जियो लिमिटेड उसको बिल्डिंग दे रही है और शाम जियो लिमिटेड को डायमंड दे रहा है। अब शाम ने अगर ये जो एसेट है, जो बिल्डिंग है, राम को ट्रांसफर कर दिया और राम ने इसके अगेंस्ट पैसा दे दिया और राम को कुछ भी आइडिया नहीं था इस कॉन्ट्रावेंशन के बारे में, तो इस केस में अगर राम ने गुड फेथ में एक्वायर करा है तो फिर राम से ये बिल्डिंग वापस रिफंड नहीं ली जा सकती, ये जो ट्रांजेक्शन है ये वॉइडेबल नहीं हो सकता। अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स बाय 1% कंपनी। यहाँ पे क्या बोला है कि 1% कंपनी को उसके सोल मेंबर के साथ में, जो कि उसका डायरेक्टर भी है, उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ेगा और प्रेफरेबली तो उसको राइटिंग में ही एंटर करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। अगर वो राइटिंग में एंटर नहीं कर रहा है तो इस केस में मेमोरेंडम में आप कॉन्ट्रैक्ट की सारी टर्म्स एंटर कर देना। अगर मेमोरेंडम में भी एंटर नहीं कर पा रहे हो तो उस केस में फर्स्ट बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग के मिनट्स में एंटर कर देना। फर्स्ट बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग कौन सी, जो आप बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग कर रहे हो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के जस्ट बाद में जो फर्स्ट बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग हो रही है उसके मिनट्स में आप एंटर कर देना।
उसके अलावा क्या बोला कि ओपीसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में विद इन 15 डेज ऑफ अप्रूवल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे ही अप्रूव करता है उसके 15 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसके अलावा इस सेक्शन के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एंटर हो रहा है तो ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं कमिटीज अंडर कंपनीज एक्ट। कौन कौन सी कमिटीज? ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन रेवेन्यूशन कमिटी मतलब एनआरसी, एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी यानी एसआरसी। सबसे पहले हम देखते हैं ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमेटी कौन कौन सी कंपनीज को कॉन्स्टिट्यूट करनी है? जो हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए प्रोविजन देखा था ना, जो लिमिट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए देखा था, सेम वही यहाँ पे है। लिस्टेड पब्लिक कंपनी और ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, या फिर टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर एंड डिपॉजिट तीनों साथ में मिलकर 50 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में उस कंपनी को ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। अब कौन कौन सी कंपनीज को एग्जेम्पशन है? ये भी सेम जो हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का देखा था वही है, बस एक एग्जेम्पशन ही दे रखी। कौन सी एग्जेम्पशन? हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में देखा था कि सेक्शन 8 कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं करा अंडर सेक्शन 92 एंड 137 उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यहाँ पे अगर सेक्शन 8 कंपनी इस लिमिट से मीट करती है तो उस केस में उसको फिर ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। एग्जेम्पशन कौन कौन सी कंपनीज को है? ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को जो एक बार कंडीशन से मीट करे, एक बार इन कंडीशन से मीट करे तो उनको अगले 3 साल तक तो ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट रखनी पड़ेगी, और अगर उसके बाद भी कोई भी कभी भी लिमिट मीट नहीं करे तो फिर वो ऑडिट कमेटी हटा सकते हैं। ऑडिट कमेटी चाहे तो वो हटा सकते हैं। या फिर अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ज्वाइंट वेंचर है, या फिर होली ओन्ड सब्सिडरी, या फिर डोरमेंट कंपनी है, तो उस केस में भी ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ऑडिट कमेटी में मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए ऑडिट कमेटी में। ऑडिट कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और जितने भी डायरेक्टर्स है, जितने भी मेंबर्स हैं, उसमें से मेजॉरिटी यानी ग्रेटर देन 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अभी जो मेजॉरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला प्रोविजन है ना, इससे एक कंपनी को एग्जेम्पशन दे रखा है, सेक्शन 8 कंपनी को जिसने डिफॉल्ट नहीं करा अंडर सेक्शन 92 एंड 137। क्यों दे रखा है इसको एग्जेम्पशन? हमने देखा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं सेक्शन 8 कंपनी को, तो उस केस में हमने यहाँ पे भी इसको एग्जेम्पशन दे दिया। अब ऑडिट कमेटी का रोल क्या है? ऑडिट कमेटी को ऑडिटर का अपॉइंटमेंट रिकमेंड करना, उसका क्या रेम्यूनरेशन होगा वो रिकमेंड करना है। उसके अलावा उसको ऑडिटर की परफॉर्मेंस रिव्यू करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू करना है, और ऑडिट रिपोर्ट रिव्यू करना है। उसके अलावा उसको सारे आरपीटी पे अप्रूवल देना पड़ेगा, सारे आरपीटी पे अप्रूवल देना होता है। अब अगर कोई आरपीटी है जो कॉन्ट्रावेंशन में एंटर हुआ है, मतलब उसके अप्रूवल के बिना एंटर हुआ है, तो अगर उसको रेक्टिफाई करवा लिया जाता है 3 मंथ्स में, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 मंथ्स में किससे रेक्टिफाई करवा लिया जाता है? ऑडिट कमेटी से। बट अगर रेक्टिफाई नहीं करवाया तो उस केस में वो जो आरपीटी है वो वॉइडेबल रहेगा एट द ऑप्शन ऑफ ऑडिट कमेटी, एट द ऑप्शन ऑफ ऑडिट कमेटी। अब अगर ऑडिट कमेटी चाहे तो रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस के लिए एक ओमनिबस अप्रूवल दे सकते हैं। ओमनिबस अप्रूवल मतलब ब्लैंकेट अप्रूवल, एक साथ ही आप काफी सारे ट्रांजैक्शंस को अप्रूव कर रहे हो, और जो ओमनिबस अप्रूवल है ये वैलिड रहेगा केवल एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, केवल एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। बट प्रोवाइडेड कंपनी स्पेसिफाई कर रही है डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाई करने पड़ेंगे कंपनी को। अगर कंपनी स्पेसिफाई नहीं करती है तो उस केस में ओमनिबस अप्रूवल मैक्सिमम अप टू ₹1 करोड़ पर ट्रांजैक्शन तक की वैल्यू तक ही दिया जा सकता है, उससे ऊपर की वैल्यू के लिए नहीं दिया जा सकता ओमनिबस अप्रूवल। और ओमनिबस अप्रूवल सेलिंग ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ कंपनी के लिए कभी भी नहीं दिया जा सकता। अब हमको अदर पॉइंट्स क्या बता रखे हैं? अदर पॉइंट्स में बोला हुआ है कि ऑडिट कमेटी में जितने भी मेंबर्स हैं ना, उसमें से मेजॉरिटी इंक्लूडिंग चेयरपर्सन ऑफ कमेटी को रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आना चाहिए, मतलब पढ़ना और समझना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आना चाहिए। उसके बाद में ऑडिटर और केएमपी वो राइट टू बी हर्ड है उनको ऑडिट कमेटी मीटिंग, मतलब वो ऑडिट कमेटी मीटिंग में आगे वो अपना पक्ष रख सकता है। बट कौन सी मीटिंग में? जिसमें ऑडिट रिपोर्ट कंसिडर हो रही है ना, उस मीटिंग में ऑडिटर और केएमपी आके अपना पक्ष रख सकते हैं, बट वो वोट तो किसी भी मीटिंग में नहीं कर पाएंगे, वो वोट तो किसी भी मीटिंग में नहीं कर सकते ऑडिट कमेटी मीटिंग में। बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है? एक तो कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी और ऐसी रिकमेंडेशन जो कि ऑडिट कमेटी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा, उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं करा, अलॉन्ग विथ रीजंस कि बोर्ड डायरेक्टर ने उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट क्यों नहीं करा। उसके बाद हम देखते हैं एनआरसी के प्रोविजंस। एनआरसी किन किन को कंस्टिट्यूट करनी, कौन सी कंपनीज को? सेम जो हमने ऑडिट कमेटी में देखा ना, उन्हीं कंपनीज को एनआरसी भी कंस्टिट्यूट करनी है। एग्जेम्पशन क्या है एनआरसी के लिए, कौन सी कंपनीज के एग्जेम्पशन है? सेम जो हमने ऑडिट कमेटी में देखा वो, और इसके अलावा ऐसी सेक्शन 8 कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं करा अंडर सेक्शन 92 एंड 137 उसको भी एनआरसी कॉन्स्टिट्यूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एनआरसी में मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? एनआरसी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, और एटलीस्ट 1/2 मतलब एटलीस्ट हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए।
हमने ऑडिट कमेटी में क्या देखा, मेजॉरिटी मतलब ग्रेटर देन 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अब इस कमेटी का रोल क्या है, पॉलिसी बनाना किस चीज के लिए, क्वालिफिकेशन, रेम्यूनरेशन, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड इंडिपेंडेंस डायरेक्टर चेक करने के लिए, डिटरमाइन कर लिए कि वो डायरेक्टर का इंडिपेंडेंट है या फिर उसका रेम्यूनरेशन क्या रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर उसकी परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट की जाएगी। अब उस पॉलिसी को प्लेस किया जाएगा कंपनी की वेबसाइट पे और डिस्क्लोज किया जाएगा बोर्ड्स रिपोर्ट में। अब अदर पॉइंट्स में क्या बताया हुआ है कि उस कमेटी का जो चेयरपर्सन है या फिर अगर कमेटी का चेयरपर्सन अवेलेबल नहीं है तो वो मेंबर कमेटी का जिसको चेयरपर्सन ने ऑथराइज किया है उसको अटेंड करनी पड़ेगी, कंपनी की सारी जनरल मीटिंग्स, कंपनी की सारी जनरल मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी। अब उसके बाद में क्या बोला है कि कंपनी का जो चेयरपर्सन है ना वो इस एनआरसी का मेंबर बन सकता है बट कभी भी वो चेयरपर्सन नहीं बन सकता कमेटी का, बट वो चेयरपर्सन नहीं बन सकता कमेटी का। अब वो भले ही चेयरपर्सन ऑफ कंपनी अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है ना तो भी वो मेंबर बन सकता है। हमने अभी ऊपर क्या देखा था कि केवल और केवल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही इस कंपनी के मेंबर्स, इस कमिटी के मेंबर्स होने चाहिए। बट अगर चेयरपर्सन ऑफ कंपनी अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है तो भी वो इस कमिटी का मेंबर बन सकता है, बट वो कभी भी चेयरपर्सन नहीं बन पाएगा इस कमिटी का। अब एसआरसी में क्या बोला है, एसआरसी में बोला है कि कौन सी कंपनीज को कंस्टिट्यूट करनी है, ऐसी कंपनीज जिनके मोर देन 1000 सिक्योरिटी होल्डर्स रहे हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर में अगर किसी भी टाइम पे मोर देन 1000 सिक्योरिटी होल्डर्स रहे हैं उन कंपनीज को एसआरसी कंस्टिट्यूट करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि 1 जनवरी 2025 को किसी कंपनी के 100 इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, 500 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है और 600 डिबेंचर होल्डर्स है, टोटल 1200 सिक्योरिटी होल्डर्स है। और 31 मार्च 2025 को 100 इक्विटी शेयर होल्डर्स, 500 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और 400 डिबेंचर होल्डर्स बचे हैं केवल, मतलब केवल 1000 सिक्योरिटी होल्डर्स है। बट हमने क्या देखा कि अगर मोर देन 1000 सिक्योरिटी होल्डर्स है ना उन कंपनीज को एसआरसी बनानी है, तो क्या इस कंपनी को एसआरसी बनानी पड़ेगी क्या? यहाँ पे केवल 1000 है, मोर देन 1000 नहीं है, बट फिर भी कंपनी को एसआरसी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी 2025 को सिंस 1000 से एक्सीड कर रहा है तो इस केस में एसआरसी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। कौन सी कंपनीज को एग्जामिशन है एसआरसी बनाने से? सेक्शन 8 कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं करा अंडर सेक्शन 92 एंड 137। मिनिमम मेंबर्स कितने रहेंगे इस कमेटी में एसआरसी में? जितने बोर्ड डायरेक्टर डिसाइड करेगा उतने। उसके बाद में इस कमेटी का रोल क्या है? ग्रीवेंसेस यानी प्रॉब्लम समझना सारे सिक्योरिटी होल्डर्स की और उनको रिजॉल्व करना। बट अगर ये कमेटी गुड फेथ में अगर रिजॉल्व नहीं कर पाती ग्रीवेंसेस को तो उसको हम कॉन्ट्रावेंशन नहीं मानेंगे, अब अदर पॉइंट्स में बोला हुआ है कि इस कमेटी का चेयरपर्सन केवल और केवल एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह सकता है और इस कमेटी का चेयरपर्सन या फिर इस कमेटी का अगर चेयरपर्सन अवेलेबल नहीं है तो मेंबर इस कमेटी का जिसको चेयरपर्सन ने ऑथराइज किया है वो अटेंड करेगा जनरल मीटिंग्स कंपनी की, सारी जनरल मीटिंग्स कंपनी की वो अटेंड करेगा। अब अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है तो उस केस में कंपनी के ऊपर पेनल्टी ₹5 लाख और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी ₹1 लाख की। अब हम डिस्कस करते हैं विजिल मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या बोला, कौन सी कंपनीज को विजिल मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है, विजिल मैकेनिज्म कौन सी कंपनीज को कॉन्स्टिट्यूट करना रिक्वायर्ड है? एक तो लिस्टेड कंपनी और एक ऐसी कंपनी जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स पब्लिक से या फिर जिसने बोरो कर रखा है मनी बैंक या फिर पीएफआई से मोर देन ₹50 करोड़ बैंक या फिर पीएफआई से अगर बोरो कर रखा है मनी तो उनको विजिल मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब विजिल मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट क्यों होता है? ताकि डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज रिपोर्ट कर सके, उनके जेन्युइन कंसर्न जो है ना वो रिपोर्ट कर सके। और उसके अलावा कौन ओवरसी करेगा विजिल मैकेनिज्म को? ऑडिट कमेटी अगर किसी कंपनी को बनाना रिक्वायर्ड है तो ऑडिट कमेटी ओवरसी करेगी। अगर ऑडिट कमेटी किसी कंपनी को कंस्टिट्यूट करना रिक्वायर्ड नहीं है तो उस केस में बोर्ड डायरेक्टर एक डायरेक्टर को नॉमिनेट करेगा जो कि विजिल मैकेनिज्म को ओवरसी करेगा। बट अब समझो अगर ऑडिट कमेटी कंपनी को बनाना रिक्वायर्ड था, कंस्टिट्यूट करना रिक्वायर्ड था और ऑडिट कमेटी ओवरसी कर रहा है विजिल मैकेनिज्म को, अब अगर ऑडिट कमेटी के किसी भी मेंबर का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो इस केस में उस मेंबर को रिक्यूज करना पड़ेगा खुद को उस मैटर में पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब वो उस मैटर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और बाकी जो डायरेक्टर, बाकी जो मेंबर्स है ऑडिट कमेटी के वो उस मैटर से डील करेंगे। अब यहां पे क्या बोला कि एडिक्वेट सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ पर्सन। ऑडिट विजिल मैकेनिज्म क्या करेगा? विजिल मैकेनिज्म एडिक्वेट सेफगार्ड्स प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन, मतलब अगर उस पर्सन ने अपना कंसर्न बताया, वो कुछ ऐसा कंसर्न है जो कि बड़े लोगों से रिलेटेड है, तो उस केस में कोई अगर उसके पीछे पड़ गया उसको बर्बाद करने के लिए, तो उस केस में उसके खिलाफ एडिक्वेट सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे विक्टिमाइजेशन से विजिल मैकेनिज्म एडिक्वेट सेफगार्ड्स प्रोवाइड करेगा। और एक्सेप्शनल केसेस में उसको डायरेक्ट एक्सेस अलाउ किया जाएगा चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी को या फिर डायरेक्टर जो कि नॉमिनेट किया है बोर्ड डायरेक्टर ने, मतलब जो ओवरसी कर रहा है ना विजिल मैकेनिज्म उसके पास डायरेक्ट एक्सेस अलाउ किया जा सकता है एक्सेप्शनल केसेस में। अब अगर रिपीटेड फ्रिवलेस कंप्लेंट्स हो रही है तो उस केस में ऑडिट कमेटी या फिर डायरेक्टर जो नॉमिनेट किया है बोर्ड डायरेक्टर ने, तो जो डायरेक्टर या फिर एम्प्लॉई ये जो
फ्रिवलेस कंप्लेंट्स कर रहा है, फ्रिवलेस कंप्लेंट्स मतलब फालतू ही कंप्लेंट्स कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं इंक्लूडिंग रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड मतलब डांटना। कौन ले सकता है एक्शन? ऑडिट कमेटी या फिर जो डायरेक्टर नॉमिनेट किया है बोर्ड डायरेक्टर ने, मतलब जो पर्सन उस विजिल मैकेनिज्म को ओवरसी कर रहा है ना, वो एक्शन ले सकता है। अब इस विजिल मैकेनिज्म की एस्टेब्लिशमेंट की डिटेल्स कहां रखनी पड़ेगी, कहां डालनी पड़ेगी? कंपनी की वेबसाइट पे और बोर्ड रिपोर्ट में। और अगर कोई भी कंपनी इसमें कॉन्ट्रवेंशन करती है तो इस केस में कंपनी पे पेनल्टी लगेगी ₹5 लाख की, और ऑफिसर डिफॉल्ट पेनल्टी लगेगी ₹1 लाख की। यहाँ पे जो हम पेनल्टी देख रहे हैं विजिल मैकेनिज्म की, वो सेम है जो हमने कमिटीज के लिए देखी थी ना, सेम पेनल्टी है यहाँ पे विजिल मैकेनिज्म की। अब यहाँ पे हमारे चैप्टर 3 मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स के सारे प्रोविजन डिटेल में रिवाइज हो गए हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।